तो ग्राम प्रधान को क्या पावर है ये बता दीजिए। कुछ नहीं करा सकता। अरे सुन लीजिए, कुछ नहीं करा सकता। कोई उसको पास बजट नहीं आता। जो काम कराती है वो पंचायत कराएगी, जो काम कराएगा वो, जो पैसा आता है वो ग्राम पंचायत को आता है। फिर पंचायत और प्रधान एक ही है क्या? एक ही है। नहीं, एक मिनट, वो तो उप प्रधान है। आप कहे बोल रहे हैं? आप 5 साल वो प्रधान का चुनाव लड़ मेंबर बने, सबसे एक्टिव मेंबर थे। आपको कभी आपने जाना कि आप ये भी कह रहे हैं कि मैं भी प्रधान होता हूँ, नहीं होता? तो जब इनको पता ही नहीं, कि इनको ये पता है कि प्रधान को बड़ा पावर है, कुछ पावर नहीं है, 0 पावर नहीं है। समझ रहे हैं? प्रधान को कोई, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लो यार, आप बाद में आए हो ना। पहले मैंने कहा इस देश के प्रधानमंत्री को कोई पावर नहीं है, पावर कैबिनेट के पास है। प्रधानमंत्री को कोई पावर नहीं है। अगर पावर होता तो प्रधानमंत्री अकेले सारा डिसीजन ले लेता, हर हफ्ते कैबिनेट न बुलानी पड़ती उसको। चीफ मिनिस्टर को कोई पावर नहीं है, प्रधान को कोई पावर नहीं है। उसे हर महीने अपनी ग्राम पंचायत बुलानी है, कंपलसरी है। सारी चीज़ें ग्राम पंचायत में तय होनी है। और ग्राम पंचायत के आप भी उप प्रधान हो, ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते 11 लोग, ठीक है। और हर महीने कागज़ पर ग्राम पंचायत होती है, बिना कोरम के अभाव में। प्रधान सेक्रेटरी और अपने घर के 2 लोगों को बैठाकर वो कार्यवाही लिख लेता है, पूरे संवैधानिक अधिकार को प्राप्त कर लेता है। ये हो रहा है। इस स्थिति को आएंगे, प्रधानमंत्री बदलने आएगा। कौन बदलेगा इस स्थिति को? गांव वाला बदल। समझ रहे? ये है जमीनी सच्चाई। समझ में आ गया ना? सब समझ में आ गया ना? अब ये हमने अपने अंदर झांक कर नहीं देखा, हमने उसमें अपनी गलतियों को नहीं देखा कि कहाँ हम गलती करें। और जिस दिन ये काम अकेले आप नहीं कर पाओगे, जो वो टीम है उस टीम को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति को इकाई बनना पड़ेगा, लेकिन इकाई बनकर अकेले लड़ेगा तो अपना भी सिर फोड़ेगा और अपना हमेशा बार बार कहा जाता है कि लीडर जो होता है, लीडर का मतलब ये नहीं होता कि वही सब कुछ करता है। लीडर वो होता है जिसके पास फॉलोवर्स होता है। लीडर वो होता है जिसका इम्पैक्ट होता है। लीडर वो होता है जो मोटिवेट कर सकता है। लीडर वो होता है जो अकेले नहीं करता, पूरी टीम के साथ एक्शन लेता है, ठीक है। लीडर वो होता है कि रिजल्ट को सिर्फ अपने हिस्से में नहीं बांटता, बल्कि उसके श्रेय को सबको बांटता है। वही तो है लीडर ना। यही 5-6 गुण होना चाहिए लीडर में। वो पहल करता हो, उसका इम्पैक्ट होता हो अपने लोगों के ऊपर, वो लोगों को प्रेरित कर सकता हो, वो प्रयास करता हो, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास नहीं, सामूहिक प्रयास करता हो, अपनी टीम के साथ पूरा प्रयास करता हो और परिणाम देता हो, लेकिन परिणाम देने में सबको भागीदार बनाता हो। ये लीडर की बेसिक वो है। अगर ये नहीं करता तो लीडर नहीं है, कुछ और है। जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि इकाई बनना, तो कह रहा हूँ लीडरशिप ट्रेनिंग देंगे तो लीडर की। अच्छा, दूसरा आप ये कह रहे थे कि हमको बोध नहीं है उस चीज़ का। एक पॉइंट पर आते हैं। वास्तव में बोध इतनी आसानी में नहीं आता। आप जरा इसका प्रोसेस जो, सबसे पहले आपको सूचना मिलती है। ध्यान से सब लोग सुनिएगा, समझ और बोध ऐसे नहीं आता। सबसे पहले आपको देखिए ये ज्ञान की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हमें किसी चीज़ की सूचना मिलती है। जैसे मैं यहाँ आपको सूचना दे रहा हूँ, पहली चीज़ क्या थी कि आपको एक जानकारी दिया ना कि ये एक्ट है, ये है। आपने कुछ सवाल पूछा, क्या क्यों कैसे का सवाल किया। जब उस सूचना के साथ क्या क्यों कैसे जुड़ जाता है तो ज्ञान में तब्दील हो जाता है। क्लियर हो रहे हैं ना? अगर ये आपने सवाल नहीं पूछा, सिर्फ सूचना सुनकर चले गए, तो आपके पास सिर्फ जानकारी है। लेकिन आपने उसके क्या क्यों कैसे का सवाल पूछा तो वो आपके ज्ञान में तब्दील हो गया। लेकिन ज्ञान के साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो आपका ज्ञान बना, जो विज्ञान का तार्किक ज्ञान है, क्या क्या पैसे का, उस ज्ञान के साथ जब आप प्रैक्टिकल करते हो, कल आप जा करके जब गांव में उसका अभ्यास करने लगोगे तो उसके साथ आपको अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। वो जब ज्ञान अनुभव के साथ जुड़ता है, जैसे वो कह रहे थे ना कि हम यहाँ पर सब सुनने नहीं आए हैं,
हम सब बड़े जानने, उन्होंने जिंदगी का कितना अनुभव प्राप्त किया है, निश्चित रूप से बहुत प्राप्त किया है, इसलिए वही अनुभव शेयर कर रहे हैं। आप सारे लोगों ने अनुभव प्राप्त किया है, सबके अपने अपने कार्यक्षेत्र के अनुभव है, ठीक है, इसमें नहीं है, दूसरे में अनुभव है ना। जब आपने अनुभव प्राप्त कर लिया तो अनुभव के साथ आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा वो हो गया, लेकिन यहाँ से भी बोध अभी नहीं जगा है, समझ भी नहीं जगी है। जिस दिन आपके अनुभव के साथ, ज्ञान और अनुभव के साथ आपका रियलाइजेशन जुड़ जाता है, जिसको अनुभूति कहते हैं, अर्थात उसको आप आत्मसात करते हो, वो ज्ञान आपके अंतरात्मा का हिस्सा बनता है, वो अनुभव, कब उसमें आप जीने लगते हो उस अनुभव के साथ, वही रियलाइजेशन है। और जैसे रियलाइजेशन होता है वो आपकी अंतरात्मा को छूता है, वहाँ से जो निकलता है ना, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ है। और उस समझ को जब हम परिपक्व कर पाते हैं तब हम उस पे बोध के दौर से गुजरते हैं, समझ रहे, जानकारी, ज्ञान, अनुभव, समझ, और तब बोध जगता है। तो ये कहते, तो आप अब देखिए जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, क्या वो हम उसके बोध के स्तर तक गए क्या? हम उसकी सूचना के स्तर पर भी आधी अधूरी सूचनाओं के स्तर पर ही टिक करके रह गए थे। हमने उसको तर्क के आधार पर तो कुछ समझ लिया, लेकिन हम उसमें जिए कभी नहीं, हमने उसका अपने अनुभव में कभी नहीं था, इसलिए हम उसके अच्छे बुरे पक्षों को ठीक से नहीं जान, और वो नहीं जान पाए तो वो हमारे रियलाइजेशन का भी और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं, हम सतही स्तर पर उसको लेकर के। दूसरा प्रश्न, दूसरा आइए सब पर आते हैं, एजुकेशन। निश्चित रूप से यही काम नहीं कर रहे, एजुकेशन करने का ही काम नहीं कर रहे। जैसे आपने ये सारी चीजें बताई, तो अभी हम लोगों ने सुना उस बात को, अगर एजुकेशन लेवल पे बच्चों को सूचना, फिर वो ज्ञान प्रैक्टिकल होना, वो तो बहुत आगे के लेवल की बात होगी, नेक्स्ट लेवल पे बात आती है। तो हम सूचना के स्तर और जानकारी के स्तर पे ही नहीं, ये चीज बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये सही है। देखिए दो चीजें देखिए, शिक्षा के मामले में बड़ा क्लियर होना चाहिए, शिक्षा को जो चलाता है वो अपने उद्देश्यों के तहत। इस देश में शिक्षा कभी गुरुकुल चलाया, ठीक है, पहले शिक्षा गुरुकुलों के माध्यम से चला है, ज्ञान की शिक्षा, ठीक है, और गुरुकुल किसके बलबूते चलते थे? समाज के बलबूते। बाद में शिक्षण संस्थाएं भी बनी, समाज के बलबूते चलती थी ना समाज, सरकार कोई अनुदान नहीं दी। सरकार स्कूलों को अंग्रेजी पीरियड से कुछ दिया जाना शुरू हुआ, राजा कभी कुछ उसको राजा देता था, कुछ गुरुकुलों को देता था, लेकिन वो भी समाज का होता था, समझ लीजिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, राज्य ने विद्यालय चलाने शुरू, अंग्रेजों के जमाने से राज्य आधारित विद्यालय हुआ, टीचर हुआ, उसका अनुदान सरकार देती थी, समाज भले तब भी समाज का हिस्सा था कि समाज की बिल्डिंग, विद्यालय की बिल्डिंग समाज खड़ा करता था, याद है ना, प्राइवेट सेक्टर के सारे चंदा मांग करके उनकी झोपड़ी बनती थी, झोपड़ी से धीरे धीरे महल बनती, ठीक है। वही का चुना हुआ प्रबंधक होता था, उसमें एक मैनेजमेंट कमेटी होती थी जो चलाती थी, ये सारा अभी भी है, लेकिन अब वो राज्य आधारित ज्यादा हुआ। आज की तारीख में शिक्षा कौन चला रहा है? बाजार चला रहा है। शिक्षा का बहुत बड़ा हिस्सा बाजारों के, जितने स्कूल आप टॉप लेवल के हैं, दिल्ली से लेकर आपके गांव तक, वो सब किसी न किसी व्यापार के दृष्टि से खड़े। क्लियर है? जब शिक्षा को समाज चलाता था तो लोगों को अपने लिए गढ़ा करता था। क्लियर हो रहे ना? जब राज्य ने चलाना शुरू किया तो खाना के पैदा होने लगे, अवसर पैदा हो गए, इसी पर पूरी शिक्षा टिक गई थी नौकरी के लिए। आज पूरी शिक्षा व्यापार के लिए, चाहे वो डॉक्टरी भी व्यापार बन गई, इंजीनियरिंग व्यापार बन गया, मैनेजमेंट के सारे स्कूल व्यापारियों ने ही खड़े किए हैं, सारा कुछ व्यापार। तो कौन आपको वो चीज पढ़ाएगा जो समाज को जागृत करेगा? और परिणाम क्या हुआ है? आप किसी विद्यार्थी से चले जाइए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में या जेएनयू में, जेएनयू तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो कुछ क्रांति बची हुई है,
उनसे पूछिए आप बनना के लिए, एक भी विद्यार्थी कहेगा मैं समाज के लिए पढ़ रहा हूँ? एक भी विद्यार्थी क्या कहेगा? बहुत कम कहेंगे। कुछ है अभी भी कहते हैं, कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनने के लिए कर रहा हूँ, कोई कहेगा समाज के लिए, कैरियर के लिए सर। और कैरियर बाजार में है आज, सरकार में भी सीमित हो गया है, अब राज्य में भी कम लोग जा रहे हैं। आप देखिए जो टॉप करते हैं उनकी लिस्ट, टॉप तो उसको देखिए तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, दो चार कह देते आईएएस। आईएएस भी इसीलिए बनेगा पैसा खूब कमा लेगा और थोड़ा सा अहंकार तो सकता है, लेकिन समाज की रक्षा के लिए नहीं जाएगा। तो पहली चीज ये, तो जो आज की परिस्थितियां हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हम रास्ता नहीं निकाल सकते। मैंने बार बार कहा कि जब मैंने इस चीज को स्वीकार किया 10 साल पहले, 12 साल पहले, आप नहीं आए, मैंने बताया कि मैं भारत सरकार में था, बिहार से लेकर केस हो गया, तो सारा कुछ चल एकदम साफ था उससे। आज मैंने यही किया, हमें पंच परमेश्वर कुछ किया, उसका नाम ही है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर शब्द हमारी गांव संस्कृति से जुड़ा है ना पर, लेकिन इसके पीछे का एक नया संदर्भ है, नया अर्थ है। पंच किसको कहते हैं? अभी इतने लोग हम बैठे हैं, हमें कहना कि आप हमारे पंच बन गए, इट मीन्स आप हमारे लीडर। जो इतने लोगों का मान नेता बना, वो पंच बना। उसमें वो योग्यता है कि इतने सारे लोगों ने, वो चुनाव नहीं लड़ा, इतने सारे लोगों ने अपनी सहमति से कहा कि आप जो निर्णय कर देंगे हम माने। यही होता है ना गुरुजी। पंच मीन्स हुआ वही लीडर, और परमेश्वरत्व हुआ साझी। ध्यान दीजिए, परमेश्वरत्व है सद विवेक। विवेक जो होता है वो ज्ञान की पराकाष्ठा, और वो ज्ञान ईश्वर तत्व है। सबसे बड़ा तत्व ईश्वर ही ज्ञान का भंडार है। तो परमेश्वरत्व जो है वो सद विवेक है, वो कोई अवतार और वो नहीं है। तो पंच परमेश्वर का मतलब हुआ विवेकवान नेतृत्व, एक ऐसा लीडर जिसमें विवेक है। तो मैंने सारे दिनों के बाद समझा कि हम पंच परमेश्वर विद्यापीठ की स्थापना करेंगे, जहां विवेकवान नेतृत्व तैयार करने की कोशिश। यह हुआ कि क्या मैं भी एक इंस्टीट्यूट खोलूं क्या? केवल नहीं, यहाँ कोई विद्यालय का कैंपस नहीं होगा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा। दुनिया हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं गांव से निकल वहां। जो व्यापार तो करना नहीं था, तो उसको खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। और न मेरे पास वो पैसा था न समय था, क्योंकि अब समय भी नहीं है ना। मैं 70 साल का हो चुका, 71 साल में प्रवेश कर चुका हूँ, अगले कुछ साल के लिए हूँ। तो मुझे लगा ना मेरे पास एक स्कूल का, ये इस तरह का विद्यालय खड़ा करना या बड़ा पैसा हो, या अपनी पूरी जिंदगी लगा दीजिए। एक पूरी जिंदगी लगती है किसी स्कूल को खड़ा करने में, तो मुझे उसके भौतिक साधन खड़े करने में। तो ये लगा ये ना मेरे पास समय है, ना मेरी जिंदगी है, ना पैसा है। तो क्या किया जाए? हमारे पास सिर्फ समझ है, या हमने जो अनुभव किया है, तो क्यों ना हम पाठ्यक्रम बनाए और उस पाठ्यक्रम से हम लोगों को आमंत्रित करें। एक तो वो करें कि पाठ्यक्रम बनाकर हम गांव-गांव में लीडरशिप के कोर्स करें, जैसे कह रहे हैं ग्रामीण नेतृत्व विकास का एक अभियान चलाए, जगह जगह वॉलंटरी लेवल पर उस काम को करें। तो एक तरफ हमने उसको शुरू किया पिछले 2 सालों में। दूसरा किया कि फिर मैं इस यूनिवर्सिटियों के पास जाना शुरू किया, और यूनिवर्सिटियों से मैंने कहा कि देखिए ये तो प्रेजेंट है, गांव का वो लीडर है, लेकिन ये जो फ्यूचर लीडर स्कूल और कॉलेजों में तैयार हो रहा है, अगर उसको हम ये पाठ नहीं पढ़ा सके तो कैसे काम चलेगा। आज की तारीख में 2 विश्वविद्यालयों ने पिछले 1 साल में हमारे साथ MOU साइन कर लिया है। कौन है? एक है गुड़गांव की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है, SGT यूनिवर्सिटी, श्री गुरु गोविंद सिंह तय शताब्दी विश्वविद्यालय, 150 एकड़ में है, गुड़गांव में SGT विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज और सब। परसों मैं वहीं हूँ, मेरा पूरा लेक्चर है वहाँ तमाम विद्यार्थियों के साथ, उनके साथ मेरा MOU साइन हुआ। मेरा मीन्स पंच परमेश्वर विद्यापीठ का, मैं अकेले नहीं हूँ। तो अभी मैंने बताया कि जो तमाम एडवाइजरी काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल बन रही है उसकी, इसमें देश के सारे प्रमुख लोगों को जोड़ा गया है। उनके साथ मेरा MOU 9 महीने पहले साइन हुआ, और दो पाठ्यक्रम उनको दिया गया है। पहला है स्थानीय स्वसरकार पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है विवेकवान नेतृत्व विकास पाठ। दोनों पाठ्यक्रम उन्होंने स्वीकार किया है। लॉ डिपार्टमेंट उसका बना है नोडल डिपार्टमेंट, और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना है लीडरशिप। दूसरा फिर उत्तर प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है काशी विद्या, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो आज़ादी के समय महात्मा गांधी द्वारा था। उसके साथ 170 कॉलेज जुड़े हुए हैं। वो उसने एमयू साइन किया है अपने 170 कॉलेजों के। अब धीरे धीरे कम से कम 10-15 यूनिवर्सिटी लाइन में है जो एमयू के साथ तैयारी हो जाएगी। तो जैसे आप चूंकि वो पास, आप जानते हैं नई शिक्षा नीति में चूंकि उसका तरीका देखना होता है। नई शिक्षा नीति में एक मेन सब्जेक्ट होता है बीए के विद्यार्थी का, जिसमें उसको डिग्री मिलती है, और 3 सब्जेक्ट उसको और पढ़ने। एक सब्जेक्ट को कहा गया है माइनर कोर्स, पता होगा माइनर कोर्स। अगर मान लीजिए वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, वो कहता है हम पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस उसका माइनर कोर्स होगा, उस पर उसको क्रेडिट मिलेगा। इसी तरह स्किल डेवलपमेंट कोर्स दूसरा कोर्स, जहां वो कुछ नई तरह की कुशलताएं सीखे। और तीसरा वैल्यू एडेड कोर्स। तो वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल डेवलपमेंट कोर्स और माइनर कोर्स, हमने ये तय किया है कि इन्हीं तीनों कोर्सों के लिए हम पाठ्यक्रम बनाएंगे। यूनिवर्सिटियों के पास इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं है, मतलब है भी तो एक सिलेबस यूजीसी ने बना के दे दिया, बास्केट बना दिया, झूठ मूठ के उसमें से निकाल लिया जा रहा था। जाके तमाम डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आप देख लो, सब कागज पर ये तीनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं। उनको अंधेरे में क्रेडिट दे दी जा रही है, कोई पढ़ नहीं रहा है। लेकिन जब उनको लगा कि कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा है, कोई संस्था ऐसी आ रही है जो इस कोर्स को बनाएगी, और सिर्फ बनाया ही नहीं है, पूरी किताबें लिखी हैं, उसने पूरी की पूरी पाठ्यक्रम लिख दिया है, दोनों पाठ्यक्रम। अब नगर पालिकाओं पर बनाए जा रहे हैं, सिटीजनशिप पर बनाने जा रहे हैं, डेमोक्रेसी पर बनाने जा रहे हैं। तो जितने पर भी चर्चा कर रहे हैं, सब पर बाकायदा कोर्सेज बनाए जा रहे हैं। और इन कोर्सेज के माध्यम से उस नई पीढ़ी को, तो मैं जा के महीने में एक बार सेमिनार भी लेता हूँ। वो जितना पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, उसके बाद वो खुद ही जब 1-2 सेमिनार इस तरह अटेंड कर लेते हैं तो ठीक है, भीड़ ज़्यादा नहीं होती होगी। शुरू में तो पता चला 60 बच्चे आए, 10,000 विद्यार्थियों में सिर्फ 60 ने कोर्स लिया। हमने कहा बिल्कुल ज़बरदस्ती मत करिएगा, लेकिन उन 60 जब जाएंगे एक सेमेस्टर पास करके, तो वो पता नहीं, हो सकता है 600 को लेकर के लौटे, ठीक है। नहीं तो उस विद्यालय में अगर 200 लोग ऐसे होंगे तो निकल के आएंगे, तो कह रहे हैं एक इकाई तो कहीं खड़ी हो। तो पूरा जितना कोशिश कर पा रहे हैं वो सारी कोशिशें कर रहे हैं हम लोग। आपके उत्तराखंड में भी जल्दी शुरू करेंगे किसी न किसी यूनिवर्सिटी के साथ। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में तो नगर पालिका, और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत वाला तो कर ही रहे, तो सब चल रहा है जितना। लेकिन बहुत, जैसे कहते हैं समुद्र में बूंद जैसा, लेकिन एक उम्मीद की एक किरण तो है पीढ़ी पर। हो सकता है इससे प्रेरित होकर बहुत सारी जगहों पर चीजें शुरू हो जाए। ये मैंने नहीं देखा कि पूरे अंधकार को हम खत्म कर सके। ये ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पर ना करके वॉलंटियर भी ही होगा, वॉलंटियर भी। मेरे ख्याल से जितनी बातें आप कह रहे थे, शायद धीरे धीरे सबके उत्तर मैं वही देख रहा हूँ कि दूसरे बार मैं कह रहा हूँ, वो सज्जन भी है, पावर ना तो प्रधान को मिला है न सदस्य को मिला है, सेक्रेटरी को तो कोई पावर है ही नहीं है, सबको जिम्मेदारी दी है। समझ रहे हैं? अंतर इतना है कि प्रधान को न जानकारी है न पावर है, दोनों नहीं है बेचारी बात। सेक्रेटरी के पास कोई अलग से पावर नहीं है, जिम्मेदारी है। याद रखिए, जिम्मेदारी से कुछ अधिकार मिल गया, तो जिम्मेदारी है उसके पास, और उसके पास जानकारी भी है। उस सेक्रेटरी के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो जानकारी देना। समझ रहे? प्रधान जी 0 है उस मामले में, आप सारे लोग 0 हैं, वो सेक्रेटरी जाए। और जानकारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो ज्ञान बन जाए तो उससे बड़ी ताकत, समझ बन जाए तो कई गुना बढ़ सकती है। इसीलिए यहाँ निवेदन करने और उन्होंने जो आयोजन किया कि कैसे समझदारी, और मेरी भूमिका यही है कि जो मुझे समझ आ गई, जब समझ आ गई तो मैंने कहा ये नौकरी बात नहीं आ सकता कि हम इसको लेकर के लोगों के बीच में चलें।
और उस दिन से आप तक अनवरत चल। मेरे आप देखेंगे बेल्ट बंधा हुआ है, ठीक है, बैक पेन है, उनको भी बताए, ठीक है, दवा खा करके मैं आपके बीच में बैठा हूँ। दवा आज यहाँ कल मैं सारे ग्राम प्रधान संगठन जो है उसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कुमार, उनके साथ मेरी मीटिंग है ग्राम पंचायत विमर्श को ही लेकर। परसों मैं SGT यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के साथ हूँ इसी विषय में। फिर 6 को मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ, महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन सोलन में हो रहा है, पंचायती राज प्रतिनिधि आ रहे हैं। 8 को फिर 7 को मैं दिल्ली लौट रहा हूँ। 7, 8 भारत सरकार के तमाम सेक्रेटरी और उनके साथ मीटिंग है। कुछ हमारे अपने जो सिविल सोसाइटी के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, सबकी मीटिंग है। फिर मैं इलाहाबाद लौट जाऊँगा, वहाँ फिर अपने लिखने पढ़ने के काम में लग जाऊँगा, फिर कहीं बाहर निकल जाऊँगा 4-5 दिन के बाद। तो निरंतर जितना कर पा रहा हूँ, जो बची हुई जिंदगी है जो है, चलो दवा खा के कर लो, फिर दिल में दर्द दूर हो ही जाएगा। इसको लेकर बैठे रहेंगे तो कहाँ करके। सर बस 2 छोटी छोटी और घटनाएं सुनाकर मैं एक लड़की की कहानी सुना, बिल्कुल सत्य घटना है। 2015 में उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव, एक लड़की थी, बनारस की है, चिरई गांव ब्लॉक है, गांव का नाम याद नहीं आ रहा है। वो लड़की जो थी BA में पढ़ रही थी। 13 14 से तीसरी सरकार अभियान शुरू हो गया था। कहीं उसने सुन लिया था, लेक्चर सुन लिया था, कुछ सुन लिया था। वो कमजोर तबके के परिवार से थी। वो ये देखती थी कि जब भी चुनाव आता था, MLA MP का चुनाव आता था, तो शराब के पाउच बटने शुरू हो जाते थे और उसके फादर और भाई पीने के लिए मुटक मिल जाती थी। शाम को घर में जो फुरदंग होता था, जो बहुत दुखी रहे, बड़ी समझदार लड़की, बहुत बच्चे समझदार होते। उसने ये भी देखा था, पंचायत का चुनाव आता है तो MLA के चुनाव में तो 1 पाउच मिलता है, पंचायत के चुनाव में 5 पाउच मिल जाता है, क्योंकि 4-5 कैंडिडेट होते हैं, सभी देते हैं, तो बड़ा और इफरात हो जाता है। जब पंचायत का चुनाव आया तो बहुत चिंतित रहे। तो उसके साथ ज़्यादा नहीं, 5-7 लड़कियां थी जो उसके साथ पढ़ती थी। जब चुनाव की घोषणा हुई तो उसने उन लड़कियों को बुलाया, अपनी बहनों, और ये कहा अपने साथियों से कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा हम लोग क्या करेंगे, आज शराब देखती हो कि शराब से कितना नुकसान हो रहा है। तो उसने कहा हम लोग कर क्या सकते हैं, शराब तो बटेगी, क्या शराब रोक सकते हैं? तो उसने कहा रोक तो नहीं सकते, मैं मानती हूँ रोक नहीं सकते, लेकिन हम भी तो मतदाता है ना। कहा हाँ तो है। तो कहे हम ये तो कह सकते हैं कि जो शराब बांटेगा उसको वोट हम नहीं देंगे। तो कहा तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा, ठीक है हम 4-5 लोग नहीं देंगे तो क्या है, अरे जो होगा उसको छोड़ो, कह तो सकते हैं। तो कहा हाँ कह सकते हैं। तो कहा हम चुपचाप नहीं, हम 5 लोग गांव में घूमेंगे, टैक्सी लेकर घूमेंगे और हम ये कहेंगे कि जो शराब बांटेगा हम उसको वोट नहीं देंगे। उन लड़कियों को भी कुछ समझ में आ गया कि चलो, मैंने कहा वो लीडर थी ना, तो 5 0 थे, उनको भी उसने, बाकी 4 को भी उसने अपने साथ जोड़ दिया। यही जो मैं बार बार लीडरशिप और इकाई बनने की बात कर। उसने क्या किया, एक दिन सुबह तय किया, उतारी डबकियां बना लिया, 5 लड़कियों ने हाथ में ले लिया, जो शराब बांटेगा उस पर लिखा भी था हम उसे वोट नहीं देंगे। गांव जितना था उसमें पहुंचा, लोगों ने मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई। सोचे बच्चे हैं, ठीक है स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा, कुछ कह दिया होगा, टीचर ने कह दिया होगा, वो भूल, ठीक है आगे कह दी। शाम हुई तो फिर वो निकली। जब शाम को फिर निकली तो लोगों की कान आए कि भैया ये मोहल्ला सिर्फ स्कूल में किसी दिन कहे, लगता है ये लड़कियां पगला थी या इनका दिमाग खराब हो गया। लेकिन वो लड़कियां लेकिन जब नारे लगा रही थी तो उनकी आंखें भी बोलती थी, और ये होता था कि उस दर्द को उन्होंने अंदर तक नहीं, जिनको कहते हैं ना वो रियलाइजेशन, सहानुभूति, संवेदना, अपने परिवार के उन कष्टों का जो अनुभव किया, उसके अंदर जो उनके अंदर संवेदना जगी, मतलब माँ की वेदना उनकी वेदना बन गई, उससे जो रियलाइजेशन उनके अंदर पैदा हुआ वो उनकी आंखों में चमक रहा था। देख चेहरे पर के भाव में था और आंखों में वो चमक थी। उसको देख करके लोगों को लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, ठीक है।
जब दूसरे दिन वो लड़कियां सुबह निकली तो 4 महिलाएं उनके साथ तख्ती लेकर और आ रही थी जो उससे पीड़ित थी। तो 5 से वो 9 हो गई थी। और आप देखिए चौथे दिन वो कम से कम 30 महिलाएं उसमें थी जो तख्ती लेकर घूम रही थी। तो जो सबसे कमजोर कैंडिडेट था वो तो अपना कैलकुलेशन करना है ना, तो उसने कैलकुलेशन किया कि भैया यहाँ तो 10 वोट से तो हार जीत हो जाती है, ये 30 वोट तो बड़ा मायने रखता है। तो उसने क्या किया, उसने भी तख्ती लेकर उनके पीछे चलने लगा कि मैं शराब नहीं बांट। एक ने किया, आप एक ने लंबे नहीं की इसने, हम लोग सारे कैंडिडेट ये कहते हुए गांव में घूमने लगे कि हम शराब नहीं बांटेंगे। जहां शराब बांट करके चुनाव लड़ा जाता था वहां शराब नहीं बांटेंगे। उसमें तो एक लड़की नहीं, कोई आश्चर्य नहीं है ना इसमें, इसमें कोई आश्चर्यजनक घटना तो नहीं लग रही है ना। लेकिन वो समझ, वो इनिशिएटिव, वो समझ, उस लड़की का प्रभाव, प्रेरित करने की शक्ति और एक सामूहिक प्रयास, और अंत में सबको उसने सम्मान दिया। सब वहां मिलकर के उसे अपना वोटर है। और तब जाकर उसका जो इम्पैक्ट मिला वो इम्पैक्ट पूरे गांव के नाम पर ये कहीं भी किया जा सकता। ये कोई असंभव काम नहीं है कि हुआ। एक छोटा सा एक प्रधान जी थे, 2 छोटे छोटे और कह करके शायद, लेकिन आपको तमाम पार्ट बैक पार्ट खुलेगा। एक प्रधान जी थे, बहुत सोचा था, लोगों से कहा था, अच्छे थे, ईमानदार थे कि मैं ईमानदारी के साथ प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूं। और उन्होंने लड़ा पूरी ईमानदारी के साथ। और कुछ दिन जब हो गए, शपथ उपथ ग्रहण हो गया, सब कुछ हो गया, तो एक दिन सेक्रेटरी साहब आए। सेक्रेटरी साहब मिले, जैसे कह रहे हैं सेक्रेटरी सारा पावर रखता है। फिर सेक्रेटरी साहब ने कहा, प्रधान जी आपके यहाँ बहुत लोग आने लगे हैं, बड़ा खर्चा आपका होगा ना। उनका भाई होता है, कोई बात नहीं, चाहे वो गिरा देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो सेक्रेटरी साहब उस दिन ठीक है, तो आपकी मानता है। फिर आए दूसरे दिन, फिर यही सवाल खड़ा कर दिया प्रधान के सामने। तो प्रधान जी ने कहा, भाई ठीक है, हाँ खर्चा तो हो जाता है। अब देखिए भाषा बदल गई, खर्चा तो हो जाता है। फिर प्रधान जी 10,000 तक एक चेक काट लीजिए। क्यों काट लो 10,000 तक? क्या काटा? 10,000? हाँ चेक काट लीजिए, अब मैं भी साइन कर दूंगा आपकी। भाई किस बात के लिए चेक? अरे कहा काट लीजिए आप। नहीं कहेगा चेक, पहले आप बताइए किस बात का चेक काटे। बात प्रधान जी, आपने चुनाव लड़ा, चुनाव में कुछ नहीं किया होगा तो लाख रुपया तो खर्चा ही किया है आपने, ठीक है। आपके यहाँ रोज 10 लोग आ रहे हैं, उस पर अलग खर्चा हो रहा है ना, रोज आपको ब्लॉक जाना पड़ रहा है, यहाँ जाना पड़ रहा है। बोला नहीं हमें इसको सब मत पढ़ाइए, हमें सब। लेकिन पता चला है एक दिन प्रधान जी को 10,000 का टिकट काटा, 5,000 सेक्रेटरी साहब ने उनके जेब में डाला, 5,000 सेक्रेटरी ठीक है। मतलब ये 6 महीने में ये डेवलपमेंट हुआ। प्रधान जी को लगा 5,000 आया तो पता चला यार जो पत्नी जो रोज गरियाती रहती थी, झगड़ा होता रहता था, फालतू खर्च कर रहे हो, तो उसमें 1,000 2,000 पत्नी को भी दे दिया। पत्नी भी खुश हो गई कि चलिए कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब आप कल्पना करिए 1 साल इतना ये स्थिति आई कि फिर तो सेक्रेटरी साहब जो कहते थे प्रधान जी वही, और 1 साल 1.5 साल के बाद ऐसा कॉकस में प्रधान जी फंस गए थे कि फिर तो उनकी हिम्मत ही नहीं रह गई। सारा ईमानदारी, सारा गौरव, सारी चीजें समाप्त। तो ये भी बहुत सरल चीज है, बिल्कुल सीधे का सीधा प्रोसेस है। एक प्रधान की कहानी और सुन लीजिए। एक प्रधान जी थे, मध्य प्रदेश की घटना है, सरपंच होता है, बड़े ईमानदार थे, बहुत अच्छे थे, बड़े समझदार थे, सरल आदमी थे। तो उन्होंने तय किया, वहीं जब ग्राम स्वराज्य अभियान चल रहा था उस समय का, तो उनको बड़ा समझ में आ गया। उन्होंने कहा पूरा गांव को मिला करके अपने गांव की पंचायत को चलाए। तो बाकायदा वहाँ पर सब ये वित्त आयोग वयोग नहीं चल, ये सब नहीं था। तो सिर्फ कोई एक साल में वहाँ बजट बनता था गांव का, फिर वो ब्लॉक में जाता था, जनता पंचायत जिला परिषद, वहां से सेंक्शन होकर के बने। तो गांव में उसको महासम्मेलन वहाँ आए,
महासम्मेलन हुआ, पूरा गांव जुटा, बहुत बढ़िया गांव में उत्साह था, पूरा प्लान बन करके ब्लॉक में गया। करीब 7-8 महीना बीता होगा तो सरपंच जी को संदेश आया ब्लॉक से, सेक्रेटरी साहब ने आके बताया कि आपको वीडियो साहब बुला रहे हैं, आप आ जाइए। गए दूसरे दिन प्रधान जी वीडियो के पास, वीडियो साहब ने बैठाया, कहा कि प्रधान जी तो सरपंच जी आपको बधाई। कहा साहब काहे की बधाई दे रहे? कहा कि आपने जो प्लान भेजा था उसका एक हिस्सा 4 लाख रुपए का सैंक्शन हो गया है और वो 4 लाख रुपया आपके अकाउंट में अब जाएगा। ये मैं घटना बता रहा हूँ 2000 के आसपास, क्योंकि 2000 में मैंने साइकिल लेकर के 5000, उस समय मैं यूपी का डायरेक्टर होता था अपने डिपार्टमेंट का। मैंने छुट्टी ले ली थी 3 महीने की, 90 दिन की, और मैं जयप्रकाश नारायण के गांव से निकला था साइकिल से। सुंदरलाल बाबूड़ा जी गए थे मुझे मेरी हरी झंडी दिखाने, सुब्बा राव जी और देश के जितने प्रमुख थे, और पंच परमेश्वर यात्रा उसका मैंने नाम ही दिया था। और कुल 5000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा, करीब 400 गांव पंचायतों में गया था, 5 राज्य थे। मैंने 90 दिन लगातार खुद ही साइकिल चलाई, 5 लोग और साथ में थे, लेकिन सैकड़ों लोग साथ में जुड़ जाते थे। ठीक है, तो उस समय जब मैं मध्य प्रदेश की यात्रा पर था तो वहाँ पर ये कहानी मुझे, मतलब वहाँ पर 8-10 गाँव के सरपंच इकट्ठे थे, उनके साथ जब एक बैठ तो सामने तो सरपंच जी ने अपनी कहानी सुनाई। सब बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे थे, ये सड़क बनवाई, ये करवाया, इतना पैसा लाया, और सरपंच जी चुपचाप बैठे थे। मैंने कहा आप भी कुछ बताओ ना सरपंच जी। तो सरपंच जी ने अपनी जो कहानी सुनाई, कहा साहब प्लान बना, फिर मुझे बुलाया गया और कहा गया कि 4 लाख रुपया आपका सैंक्शन हो गया है, तो आपके खाते में जमा होगा। तो कहा ठीक है सर, जमा करवा दीजिए पंचायत के खाते में। कहा लेकिन यहाँ की एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? तो कहा भाई यहाँ मतलब आपको 40,000 रुपया, उसका 10% एडवांस में देना पड़ेगा तब मिलेगा। तो उन्होंने कहा ये किस बात के लिए है? अरे कह भाई परंपरा है, देना पड़ता है, ये है सिस्टम है, सिस्टम चला आ रहा है। बस साहब ये तो कारण तो बता दीजिए। तो कहा भाई कारण यही है। कहेंगे साहब इसको क्या समझे कि कुछ अलग से देना? हाँ वही समझ लीजिए। उनका ठीक है साहब, बड़े सरल आप चले आए अपने गाँव आकर के, उस शाम को एक दूधी पिटवा दिया कि कल ग्राम सभा बुलाई जा रही है। अब दूसरे दिन उनका गाँव फिर जुट गया। तो बड़े लोकप्रिय थे, बहुत ईमानदार थे, पूरा गाँव जुट गया। जब गाँव जुटा, ठीक है, ऐसे में तो बच्चे भी आ जाते हैं ना, सभी तरह के लोग आ जाते हैं, जुट गया गाँव। तो उन्होंने बताया कि भाई सब लोगों को बधाई, और सब 4 लाख रुपया उस योजना का जो बना के भेजा था सैंक्शन है। लेकिन बस वीडियो साहब ने एक बात बताया है, बस वीडियो क्या था, वो एडीओ पंचायत का एडीओ साहब ने बताया है कि आपको 40,000 को एडवांस देना पड़ेगा। तो आज की मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है, एक तो आपको बधाई देने के लिए, और दूसरा भाई वो 40,000 रुपया देना है तो आप प्रस्ताव पास करो भाई ग्राम सभा में, तभी तो 40,000 दिया जा सकता है। कोई मेरे व्यक्तिगत काम थोड़ा है भाई, ये प्लान तो गाँव का है, मेरा तो अकेले का है नहीं। आप सब लोगों ने प्लान बनाया, आपकी योजना है, आपने सैंक्शन किया है, कोई मेरे बेटी की या उसकी शादी थोड़ा है। तो आइए हम सब लोग मिलकर तय करें कैसे देंगे। 4 लोग खड़े हो गए, कहा क्या बात करते हैं सरपंच जी, ये तो सीधे सीधे घूस है वो मांग रहा है। भाई मैंने भी पूछा, उन्होंने कहा वहाँ की परंपरा है। तो कहा कि ये घूस कैसे दिया जा सकता है? भैया ये तो चल के सबको पूछना पड़ेगा उससे कि घूस कैसे दिया जा सकता है, मैं अकेले कैसे पूछ सकता हूँ? मैं तो कल पूछा, उसने बता दिया कि यहाँ की परंपरा है। तो कहा कि पूजा, तो किसी ने कहा ये है, तो कहा नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ भाई सोच लो कि चंदा इकट्ठा करके दिया जाए या किसी से कर्जा ले लिया जाए, बाद में उसको कैसे करके फिर दे दिया जाएगा। हम तो इसलिए आए हैं और कार्यवाही लिखी जाए भाई ग्राम सभा की। मैंने विधिवत ग्राम सभा बुलाई है कि वहाँ एडीओ साहब 40,000 रुपये एडवांस में मांग रहे हैं और ये कार्यवाही में लिख लिया जाए, और कैसे आप लोग देंगे ये तय कर लिया जाए। तो सबने कहा ये तो घूस है, और ये कुछ नौजवान थे बड़े ताव में आए। तो जब ये तय हो गया तो भैया उनका भाई देखिए तब तो इसको पूछना होगा, तो पूरी ग्राम सभा एक प्रतिनिधि मंडल बनाए और वो चल के पूछे एडीओ साहब से। तय हो गया, कार्यवाही में लिखा गया तो वहाँ ये मांगा जा रहा है और लिखा गया। लेकिन खबर तो पहुंच जाती है ना ब्लॉक में, गाँव में सब बैठे रहते हैं, तो पहुंच गई, वहाँ दूसरा पक्ष होता है, पहुंच गई।
दूसरे दिन ये लोग जब पहुंचे तो सारा ब्लॉक खाली और सारे रहे, सिर्फ वहां पर एक छोटा बाबू बैठा रहा बस, और चपरासी सारा ब्लॉक खाली। गांव वाले पहुंच गए और कह रहे भैया एडीओ साहब कहाँ गए सरपंच जी, बड़ी विनम्रता से, कोई गुस्सा नहीं, बड़ी विनम्रता से भाई गांव वाले आए हैं तो यही जानना चाहते हैं कि ये 40,000 क्यों मांगा जा रहा। तो मैंने कहा भाई चलिए एडीओ साहब से पूछ लीजिए, इनको हम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने कहा आप लोग चलो। तो सब वही पूछने आए हैं। तो मेरे बाबू ने कहा कि अरे साहब वो तो मजाक कर रहे थे एडीओ साहब आपके साथ, आपके खाते में तो पैसा चला गया है। तो उनका साहब मजदूर से है, आज तक किसी ने हमसे एक पैसा नहीं मांगा, जो भी प्रस्ताव जाता है वो खड़ा आता है, मैं गांव वालों के सामने उसको खर्च कर देता हूँ, बड़े सुख सुविधा के साथ आराम से रह रहा हूँ, मेरी पंचायत में तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। ये है सही घटना। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, उजाले की किरणें कहीं दिखाई पड़ रही हैं। हम में से आप कैसे उस उजाले की एक किरण बन सके और कैसे आगे ले जाएंगे। इन्होंने जब ये मीटिंग रखी और मुझे बताया कि जो चुनाव लड़ेंगे वो आ रहे हैं, हमने कहा भैया उनको तो बाद में बुलाना, पहले कम से कम जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, उनको पहले बुलाओ, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। अगर वो 10 लोग भी बैठेंगे तो मैं अपना सारा काम छोड़ के मैं आया और अच्छा लगा आप जैसे एक लास्ट पूछना है बस, उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। जैसा आपने बताया कि पंचायत के जो 29 सब्जेक्ट होते हैं उसकी कोई सूची या थोड़ा सा बता देंगे वो किस सब्जेक्ट के ऊपर हम काम कर सकते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। आपने काफ़ी डीप में बताया। पहले तो आप काम नहीं कर सकते, वो काम पंचायत कर सकते। आप होता क्या है कि एनजीओ कल्चर क्या है, या नेता का राजनीतिक कल्चर क्या है। एनजीओ एक हो जाता है, गांव चला जाता है, शिक्षा पर काम करने लगा, पंचायत से पूछता भी नहीं, पंचायत को दरकिनार किए हुए। आपकी किसी संस्था या किसी है भी ठीक, आप काम करो, लेकिन राज्य सरकार के बिना लालच में लाए आप कुछ कर सकते हो क्या? उत्तर प्रदेश में भारत सरकार में मैं कहा, लेकिन गांव की सरकार में आप कर रहे हो, जैसे चाह रहे हो उसको कर रहे हो। चूंकि वहां के न अध्यक्ष को कुछ जानकारी है, न वहाँ पंचायत को, जो कर रहे हो आप कोई राइट नहीं करते। एक एनजीओ के रूप में भले काम करेंगे, और इसलिए कोई एनजीओ नहीं चाहता कि पंचायतें भी शासन हो, सिर्फ सरकार ही नहीं चाहे, उनकी दुकानें भी बंद हो जाए, समझ रहे हो। फिर तो वो स्वास्थ्य के लिए कौन, वो स्वास्थ्य का पार्टनर कहाँ से लाएंगे, फिर क्यों लाए, कोई क्यों देगा। और पंचायत को ये पावर है, आप पंचायती राज एक्ट उठा के पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के, आपके उत्तराखंड में भी, कि बिना पंचायत की अनुमति के कोई भी संस्था काम नहीं कर सकती। यह एक्ट में लिखा हुआ है, उसके कार्य क्षेत्र में वो काम नहीं कर सकती। लेकिन ना उसको जानकारी है, ना वो किसी से पूछती है। तो 29 सब्जेक्ट में एनजीओ के रूप में आप काम करिए, कहीं से फंड लेकर होते मत। लेकिन उस रूप में तो हम आप यहाँ बैठे नहीं है एनजीओ के रूप में, हम आपको पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने के लिए बैठे हैं। इसलिए अभी डेवलपमेंट की बात ही मत करिए, सबसे पहले आप इनके पंचायत को इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए बात करिए। पंचायत तो बनाइए, पंचायत तो है ही नहीं है गाँव में। ये जो उप प्रधान जी हैं, ये भी पंचायत के रूप में नहीं बैठे, ये भी अकेले अपने आप को सोचते हैं व्यक्ति के रूप में। प्रधान जी अपने आप को पंचायत समझ रहे हैं, तो गांव वाला पंचायत का हिस्सा अपने को नहीं समझता। जबकि ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा है, वो पार्लियामेंट है गांव की, हर मतदाता उसका मालिक है, वो विधायक के रूप में बैठा हुआ है वहाँ। ये सारी जानकारियां दीजिए। तो मेरा निवेदन ये है, एक सिविल सोसाइटी लोगों को जागरूक करने के लिए होती है, लोगों को ज्ञान देने के लिए होती है, जानकारी देने के लिए। हमारा रोल ये होना चाहिए। आप अगर एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी बनते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी यही होनी चाहिए, ठीक है। पहले इस पर फोकस तो करिए, वरना जब एक आप प्रोग्राम लेके चले जाते हो तो उसी प्रोग्राम में पूरे गांव को उलझा देंगे।
तो कुछ लाभार्थी मर जाता है, और जिसको नहीं मिलता, जो नहीं कुछ पाते हैं, कुछ नहीं पाते, फिर पूरा गांव इसमें लड़ाई लड़ता है, पक्ष दो पक्ष हो जाते हैं, फिर महाभारत और कुरुक्षेत्र गांव बन जाता है, पंचायत हट गई और गांव और समाज हट। यही हो रहा है सर। बिल्कुल सर। तो इसलिए प्लीज मेरा निवेदन है कि इसको इस दृष्टि में लिया जाए। गांव वाले को मछली मार करके उसको खिलाने के, हम मछली हम मार रहे हैं, खिलाते उसको हैं, कहते तुमको सिखाएंगे नहीं मछली मारना। जिस दिन से मछली मारना जान जाओगे फिर हमसे बात नहीं करोगे, ठीक है? भैया उसको मछली मारना सिखाओ। सर जो आपने ठीक है, गाँव वाले को मछली मारना सिखाओ, वो अपने आप मछली मारे और खुद अपनी मछली को खाए, ठीक है? अर्थात अपने पैरों पर खुद खड़ा हो, अपनी गांव की योजनाओं को पंचायत को ठीक से समझे, उसको इम्प्लीमेंट करें। अभी किसी ने एक प्रस्ताव रखा था, यहाँ पे बैठे थे शायद लोग, आ गया किसी ने रखा था आज शायद कि वो साइन बोर्ड टांगा जाए। क्या जरूरत है इसकी? अगर हम सही प्रोसेस में चले जाए, आप जानते हैं, पहली चीज ये जान लीजिए, आप कोई भी जिले से लेकर गांव तक कोई भी डेवलपमेंट स्कीम, इवन स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब संविधान में इस बात को तय कर दिया है कि वो नहीं चलाई जाएगी जब तक कि वो विलेज डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा नहीं होगी, ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा नहीं होगी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा नहीं होगी। हर जिले में जिला योजना समिति बना दी गई है, हर जिले में जिला योजना समिति है संवैधानिक। ये प्लानिंग कमीशन जो था जिसमें मोदी जी ने हटा दिया, ये तो असंवैधानिक थी, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, नेहरू जी ने निर्णय ले लिया था कैबिनेट में, नेहरू कैबिनेट में बन गई थी और एक कैबिनेट में उसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन जिला योजना समिति संवैधानिक संस्था है, उसको करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जिला योजना समिति का प्रारूप यह है कि पहले गांव की योजना बनेगी, फिर ब्लॉक की योजना बनेगी, उसके आधार पर फिर जिले की। हर साल जो कई 100 अरब का योजना जिले की आपके बन रही है, वो जिला योजना समिति की योजना है। कलेक्टर उसका सेक्रेटरी होता है, यूपी में है, शायद उत्तराखंड में भी नहीं हो, मिनिस्टर उसका एक जो जिले का मिनिस्टर होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष उसका सदस्य होता है। कई राज्यों में जिला पंचायत अध्यक्ष ही उसका अध्यक्ष होता है। उत्तर जिस लेवल पर कह रहे थे इस तरीके से ऑर्गेनाइज है, मैं ये कहूँ संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, और कागज पर यही सब हो रहा है, समझ रहे हैं? कागज पर यही सब हो रहा है। अब मैं सिर्फ ग्राम पंचायत विकास योजना की का प्रोसेस बता रहा हूँ। ग्राम पंचायत विकास योजना में कहा गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी स्कीमें हैं, वो भारत के फाइनेंस कमीशन का जो बजट है, राज्य वित्त आयोग का जो बजट है, अपना कोई रिसोर्स पंचायत में जनरेट किया है, सारे पैसे को एक क्लब किया जाएगा और उसके आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना बनेगी। पहला है। अब कैसे बनेगी? ये है कि हर वार्डों में वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में हर वार्ड की एक मीटिंग बुलाई जाएगी। पहला ये है कि पूरे के पूरे गांव में प्रचार किया जाएगा, दरवाजे दरवाजे जाकर पम्फलेट बांटा जाएगा कि आप अपने गांव की योजना खुद बनाने जा रहे हो, आप उसके खुद ही आप बनाओगे, आप उसके मालिक को ये गांव को बताना है, ठीक है? ये 2 अक्टूबर से चलाया जाता है हर साल उत्तर प्रदेश और पूरे देश में, लेकिन किसी को नहीं पता है, सरकारी अफसरों को, कर्मचारियों को छोड़कर, बाकी किसी पंचायत के प्रधान जी को पता नहीं, इनको भी पता है कि नहीं पता है। सिस्टम भी चलिए, बहुत सारी सिस्टम है, तो पूरा डुगडुगी बजाकर घर घर जाकर इसको प्रचार करने के बाद वार्ड मेंबर मीटिंग बुलाएगा। बड़ा ध्यान से सुनिए, वार्ड मेंबर को मीटिंग बुलाना है, भारत सरकार की गाइडलाइन है। नहीं ये कर रहे हैं, इनसे ले लीजिए। हाँ, तो भारत सरकार की गाइडलाइन है, ये कहा गया है कि जाकर के वार्ड मेंबर वार्ड की मीटिंग बुलाएगा और वार्ड की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी समस्याएं हैं, उनको सूचीबद्ध किया जाएगा। हर वार्ड मेंबर अपने अपने वार्ड की योजनाओं को सूचीबद्ध करेगा
सूचीबद्ध करके जो पंचायत की नियोजन समिति है ना, नियोजन समिति, उस नियोजन समिति को सौंपा जाएगा। उसका अध्यक्ष प्रधान होता है, ठीक है। तो नियोजन समिति को वो सौंपा जाएगा। नियोजन समिति जो है उस पूरी हर वार्ड की सूची को कंपाइल करे। उसमें किसी को पावर भी नहीं है कि एक लाइन निकाल सके या एक लाइन जोड़ सके। बहुत साफ लिखा है, कोई पावर दूसरा नहीं रखना। वहाँ से जो आई है सबको कंपाइल करना पड़ेगा। सारी कंपाइल होकर के ग्राम सभा बुलाई जाए। ग्राम सभा के सामने वो सूची रखी जाए। ग्राम सभा देखे कि इस 5 साल के प्लान में उसका क्या बजट है, और जितना बजट सामने आ गया है, कितनी स्कीमें, कितने बजट, उसमें से कितना फुलफिल हो रहा है इस साल या अगले 5 साल में। चूँकि पहले 5 साल का प्लान बनाए, फिर 1 ईयर का बनाए। उसमें ये देखे कि क्या क्या होगा, तो उसकी प्रायोरिटी तय करें ग्राम सभा। और ग्राम सभा जो प्रायोरिटी तय कर देंगी वही अंतिम हो जाएगा। उसको ले करके फिर नियोजन समिति जो है उसका टेक्निकल प्लान बनाए। उसके लिए हर 10 गांव के ऊपर एक एक्सपर्ट टीम बनाई गई है। वीडियो ब्लॉक लेवल के सारे अधिकारी उसमें शामिल होते हैं। फिर वो उसका टेक्निकल प्लान बनाते हैं। टेक्निकल प्लान बन जाने के बाद फिर से ग्राम सभा बुलाई जाएगी, और उस ग्राम सभा में पूरा वो टेक्निकल प्लान रखा जाएगा। ग्राम सभा जिन पर सहमति होगी उस पर अपनी मुहर लगाएगी। वो अंतिम मुहर होगी, जैसे पार्लियामेंट की मुहर है और गांव का प्लान। अब बताइए, अगर ये प्रोसेस होगा तो किसी को बताने की जरूरत है? लेकिन फिर भी कहा गया है कि ये पूरा प्लान, ग्राम पंचायत विकास योजना का ये प्लान, पहले तो वहां पर पंचायत भवन पर टांगा जाए। गांव के, ये कंपलसरी है, पैसा दिया जाता है उसके लिए हर ग्राम पंचायत को, वो टांगा जाएगा बाकायदा। और दूसरे जो सरकार की वेबसाइट है जो बन गई है, उस वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी, और कोई भी व्यक्ति उसको कभी भी खोल करके देख सकता है। कोई भी व्यक्ति खोल करके गांव का देख सकता है। ये व्यवस्था है संवैधानिक तरीके से, लेकिन किसी को नहीं पता है। अब सारे लोग ग्राम पंचायत विकास योजना ग्राम सभा द्वारा, समझ रहे हैं? जितना प्लान हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो भी वेबसाइट पर चढ़ा दिया जाए। आप खोल लीजिए, सब निकल आए। सब पूरा आप अपने गांव का पूरा देख सकते हैं, कहाँ से कहाँ नाली बनी, कितना पैसा खर्च हुआ, पास हुआ। इसलिए कह रहा हूँ कि एक नया पैसा प्रधान जी इधर उधर नहीं, वही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, समझ रहे हैं? और कोई पावर नहीं है, और वो भी नहीं कर सकते। पूरी पंचायत जो प्रस्ताव पास करेगी, ठीक है, जो ये कहा गया है कि पंचायत को 5 लाख रुपए तक का सैंक्शन करने की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, वो 5 लाख पंचायत को पावर है, प्रधान जी को पावर नहीं है। ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति को पावर नहीं है। ग्राम पंचायत में पास हो तो प्रधान जी एक नया पैसा नहीं खर्च कर सकते। लेकिन हम क्या मानते हैं कि भैया प्रधान जी को सारा पावर है, प्रधान जी ये नाली बनवा दीजिए। प्रधानों जी, कई जगह बहुत कहानियां हैं, समय नहीं है। कैसे प्रधान जी को गांव वालों ने कहा, प्रधान जी मान लिया, और प्रधान जी रोज एक काम करवाए चले जा रहे। उनको नहीं पता है कि सैंक्शन हुआ है या नहीं है, ठीक है। और ठेकेदार से कह दिया भैया बना दो, ईटा भी मंगवा लिया। बाद में सेक्रेटरी ने भी उस समय कह दिया अरे प्रधान जी करवा लीजिए, और बाद में जब होने लगा तो पता चला ये तो ग्राम पंचायत विकास योजना का हिस्सा ही नहीं है। कहाँ से हो गया? ऑब्जेक्शन लग गया। प्रधान जी को अपनी जेब से भरना, कुर्की हो गई। जिससे उधार किया था वो मार पीट दिए प्रधान जी। तब प्रधान, और कोई साधारण प्रधान नहीं था, एनडीटीवी का पत्रकार थे, त्रिपाठी जी उनका नाम है, नाम पूरा नहीं लूंगा, उन्नाव जिले के हैं, एनडीटीवी के वरिष्ठ एंकर थे। रिजाइन किया था, हम अपने गांव जा करके गांव को कायाकल्प करेंगे। प्रधानी का चुनाव लड़ा था, 1 साल पहले चले गए थे, शिक्षा का बड़ा काम किया, जानकार थे, वो था, और प्रधानी का चुनाव जीत गए। हालत ये हो गई कि उनके खिलाफ 10 मुकदमे हो गए, ठीक है। डीएम ने मिलने से, और डीएम ने कहा कि हम आपको जेल भेज देंगे, आपने बिना, और आपके ऊपर 10 लाख रुपया निकल आया। भागे भागे हाई कोर्ट भागे, मेरे पास आए, मैं उनके गांव गया, और अंत में मैंने सिर्फ एक चीज़ कहा कि प्रधान जी जो आपने किया
अब गांव के हित में किया आपने, जो भी ऑर्डर किया है अपने घर के लिए नहीं किया है, गांव के हित में किया है। आप बड़े पढ़े लिखे, उन्होंने कहा आप अपनी ग्राम सभा बुला लो, ग्राम सभा से एक प्रस्ताव पास करवा सकते हैं। बुलाने का कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो अपने को लीडर बना करके नेतागिरी जैसे कहते हैं ना, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, इतना पड़ गया। सारा गांव अपने को लाभार्थी मानता रहा, उसमें कहीं अपने को पार्टिसिपेशन में कहीं पाया ही नहीं। तो अब आप फंस गए हो, अभी तक तो आप झंडा गाड़े घूम रहे थे, फंसे रहो। गाँव वाले ने भी अपना हाथ छूटा। सर मनरेगा का जो पैसा है ना, उसके एटीएम जो है वो सारे प्रधान की जेब में है। नाजुक की बात है, बताइए। वो किसी अब वो भी नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। नहीं, जो अभी पिछला मैं देख रहा हूँ, नहीं हम मान लीजिए, अब सिर्फ कार्ड की जेब में है, जो उसको गिरा रहे हैं, कैसे उसको कवर बना रहे हैं। ये नाजुक की बात है। जो नहीं वो आप जो इधर सुन लीजिए, सबके नाम से नाम है। आप जो कह रहे हैं वो दूसरी चीज है ना। वो क्या है, एक मिनट इनका सुन लीजिए। वास्तव में अब सरकार से जो पैसा ट्रांसफर होता है, अब प्रधान के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अब वो ब्लॉक से बीटीओ के यहाँ एक बाबू बैठता है, वही डोंगल लगाता है, उस डोंगल से पैसा ट्रांसफर, ठीक है। उस डोंगल पर अब बीडीओ के हाथ में दे दिया गया एमजी नरेगा का। आप जो कह रहे हो कि प्रधान जी ने क्या किया है, आपको इनको सबको सबके कार्ड बना दिए हैं, ठीक है। ये बड़े अच्छे आदमी स्कूल में टीचर हैं, लेकिन इनके नाम का भी कार्ड बना है, मान लीजिए, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। पता चला महीने भर में इनके नाम से भी 5,000 की मजदूरी बन गई है, ठीक है। इनका एटीएम कार्ड प्रधान जी की जेब में है, इनके बिहार पे वो निकाल लिए, कोड नंबर वो जान रहे हैं। इनको 2,000 दे दिया बिना कुछ किए, इनको 2,000 मिल जा रहा है, अलग खुश है। और 3,000 प्रधान जी अपने। तो उस भ्रष्टाचार के तो अब भी हिस्से, आपका वो भी हिस्सेदार बन गया। अब इसमें क्या करो हैं? अब इसको आप प्रधान को गरियाओगे, उनको गरियाओ, या पूरे सिस्टम को गरियाओ। वो भी कह रहे हैं हम तो गए नहीं, आज वो आजाद के लिए जो यहाँ खुश हवाते में नहीं, इसका समाधान किसके पास है ये बता दीजिए। क्या इसका समाधान सेक्रेटरी के पास है? अपने एटीएम देते क्यों है ये लोग? अरे भैया वो पहले इधर सुनिए, वो इसके लायक है ही नहीं कि इनको कार्ड बनना चाहिए, इसके बावजूद भी कार्ड बन गया है। ऐसे ही बना है तमाम। उत्तराखंड नहीं, पूरे देश की हालत खराब है, क्योंकि जड़ पर आप चोट कर ही नहीं रहे हो। आप तो पत्तियां तोड़ रहे हो पेड़ की, और सोच रहे हो पत्ती तोड़ लेंगे पेड़ सूख जाएगा। तोड़ते रहिए, हर मौसम में फिर नई पत्ती निकल आएगी। मैं तो बार बार लिखता हूँ, उनकी संपत्ति की जांच करिए। जो अधिकारी बने हुए हैं, इन अधिकारियों की संपत्ति जांच करो। करोड़ों की संपत्ति इनके पास है। नौकरी पेशा जो है वो कहाँ से आ रहे हो बताइए। इतनी बड़ी डेडिकेट हार्ट दे रहे हो, इतना बच्चों को आपने अच्छे जो आपने ग्राम पंचायत विकास योजना बताई, ये बेसिकली आज की डेट में मतलब उनके पास है, या फिर ये जो 73वां संशोधन आपने बताया था उसके नहीं, अभी 2015 से शुरू लागू हो गई है। 14वें वित्त आयोग के लिए बनाएंगे और तब से कंटिन्यू है। और जो 73वां संशोधन है, जो आज की डेट में कुछ 4 राज्यों ने इम्प्लीमेंट किया, नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट है। ये सब निकाल दीजिए दिमाग से, किसी ने आपको गलत सलत सूचना दी है। उत्तराखंड में ये सारे जगह क्या चीज, किसी आप तो पढ़े लिखे है, ग्राम पंचायत कोई कानून लागू होने का क्या कोई कानून लागू हुआ, इसका मानक क्या? नहीं, जैसे भी आपने बताया ना, केंद्र जब ये बना था तो उस समय केवल एक लाइन ऐड कर दी थी कि राज्य सरकार इसको, वो पावर ट्रांसफर की बात थी, लागू करने की बात नहीं। लागू तो उसी दिन हो गया जिस दिन राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, और राष्ट्रपति के साइन करने के बाद सारे राज्य बात हो गए कि अपने कानून में तब्दीली कर लें, और लागू उस दिन हो गया 95 में, जब चुनाव करा दिया गया, हो गया इम्प्लीमेंट नया पंचायती राज। क्लियर हुए या नहीं? तो पूरे देश में हो गया, 95 से चुनाव शुरू हो गए। 1-2 राज्यों में नहीं हो पाया क्योंकि उनके मुकदमे थे, हाई कोर्ट में मुकदमा हो गया, जैसे बिहार था, वहाँ नहीं लागू हो गया। एक आध राज्य हो, बाद में वहाँ 2002 में लागू हो गया, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट से आर्डर हो गया।
आरक्षण को लेकर वहाँ झगड़ा हो गया, खैर, तो वो अलग पूरे देश में लागू हो गया। ये हुआ कि अगर ये नहीं करते हैं तो भारत सरकार, जो भारत का वित्त आयोग का जो पैसा है उनका हिस्सा इनको राज्यों को नहीं दिया जाएगा। सब बाध्य हो गई इस काम को करने के लिए, सख्ती बरती गई थी, सबने कर लिया, लागू हो गया। लेकिन लागू होना एक चीज है, पावर ट्रांसफर उसका सेकंड स्टेज है। पावर ट्रांसफर जिसको कहते हैं, पावर ट्रांसफर में 3 चीजें ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। ये जो 29 सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का जैसे एक चीज ले लीजिए, शिक्षा एक सब्जेक्ट है, प्रोग्राम नहीं है, सब्जेक्ट है। ये कार्य भी नहीं है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, कार्य और प्रोग्राम में अंतर होता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट पर 20 कार्य हो सकते हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का मतलब हुआ प्राथमिक शिक्षा के लिए भवन, उसका रख रखाव, प्राथमिक शिक्षा के लिए नियुक्तियाँ, प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यक्रम सामग्री, प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मक शिक्षा को लागू करना, ऐसे 50 काम है उसमें, ठीक है। तो ये जिसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, उसमें वो होता है कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के सारे कार्यों का ट्रांसफर करना, ठीक है। जितने कार्य ट्रांसफर हो रहे हैं उनके कर्मचारियों का ट्रांसफर करके, ठीक है, और सारे पोस्ट का ट्रांसफर। तो कार्यकारिणी और पोस्ट, ठीक है, फंक्शन, फंक्शनरीज एंड फंड, ये तीनों ट्रांसफर होते हैं, तब सत्ता का सही विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है, सत्ता का ट्रांसफर नहीं हुआ है, व्यवस्था तो लागू हो गई है, लेकिन जो ट्रांसफर राज्य के विधानमंडल को दिया गया था उन्होंने कोताही बरती। अब आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आ गए। 1999 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है, अलग तो नहीं था। 1999 में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। कौन था चीफ मिनिस्टर? कल्याण सिंह। कल्याण 1999 कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह के समय में 95 से लागू हो गया, मतलब चुनाव हो गए थे। बजाज कमेटी उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी, जिसका काम था डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा। ये था कि स्टेप बाय स्टेप, संविधान में कहा है आवश्यकता अनुसार जो आवश्यक जो हो उसको किया जा सके और कानून बना करके, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप होना था। तो कल्याण सिंह सरकार ने बजाज कमेटी के सारे रिकमेंडेशन को मानते हुए 11 विभागों के 30 जून को एक राज्यपाल की तरफ से शासनादेश जारी हुआ, नोटिफिकेशन हुआ कि ये 11 विभागों के कार्यकारिणी और पोस्ट तीनों ट्रांसफर किए जाएंगे। सारे कार्य नहीं दिया था, कुछ कार्य दिया। जितने कार्य दिया उतने से संबंधित कोष दिया, उतने से संबंधित कर्मचारी दिया, बाकायदा सब कुछ लिंक करके वो जारी हुआ। और लेकिन पता चला कि वो आदेश होते ही 1 हफ्ते के अंदर कौन सा प्रेशर बना गवर्नमेंट के ऊपर कि जुलाई में 30 जून को यह पहला आदेश जारी होता है, राज्यपाल का नोटिफिकेशन, और 10 दिन बाद एक दूसरा नोटिफिकेशन उसके संशोधन में जारी, ठीक है। तब भी बड़ी कम कटौती की गई थी, लेकिन वो हो गया था, उतने पर शायद समझौता हो गया। उसमें यह था कि प्राइमरी टीचर के जो हेडमास्टर और टीचर हैं उनका ACR ग्राम प्रधान लिखेगा, ठीक है। उनकी अटेंडेंस वही वेरीफाई करेगा, तब तनख्वाह मिलेगी। फंड पूरा नहीं दिया गया, लेकिन वहाँ का चल रहा है। और कुछ लोगों को नियुक्त करने का अधिकार पंचायत को दिया गया था, उनकी तनख्वाह पंचायत को ही देनी थी, ठीक है, वो भी ट्रांसफर नहीं। मुझे याद है उसी 99 के लास्ट में ही मैं जो साइकिल यात्रा कहना हूँ, मैं उस साइकिल यात्रा पर था। और जब मेरा 3 महीने कंप्लीट हो रहा था तब मैं आपके इसमें पहुंचा था, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हरिद्वार आया था। हरिद्वार से बिजनौर आ गया। जब मैं बिजनौर जिले में थे उसी समय अखबारों में एक न्यूज छपती है कि कल्याण सिंह हटा दिए गए हैं और राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बना। याद है कि नहीं? राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री।
और कल्याण उसके बाद तो इसीलिए वो मुद्दा बना था कि सत्ता को उन्होंने कैसे कर दिया और उस पर कल्याण सिंह दृढ़ हो गए थे। उनको अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था और राम प्रकाश जिससे बने पावर धीरे 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 शट डाउन होने लगा और आज की तारीख में न उत्तराखंड में न उत्तर प्रदेश में कोई पावर उसमें से रही नहीं, दूसरा दिया भी नहीं गया है, न तो दूसरा दिया गया उसके बाद कोई पावर और वो पावर धीरे धीरे खत्म। ये है सच्चाई उत्तर प्रदेश में। जैसे आपने बताया कि जो दी गई थी जिन चीजों को वो भी वापस ले ली गई, इसलिए कि टीचरों ने हड़ताल कर दी। जिन कर्मचारियों को वहाँ ट्रांसफर किया गया था वो कर्मचारी अलग से हो गए, तो उनकी यूनियन तो इतनी स्ट्रांग थी और हमारे ग्राम प्रधान और मेंबरों की तो कोई वही नहीं थी। ग्राम प्रधान थोड़ा बहुत जानते थे तो वो अपने मानदेय के लिए ही लड़ते रह गए, इसकी समझ भी नहीं बन पाई। ये स्थिति तो सर हमेशा बनी रहेगी। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जिस दिन जनता खड़ी होगी सर, जनता तो नहीं खड़ी होगी तो काहे को जनता के लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं। तो यही है, नहीं अगर खड़ी होगी तो नहीं होगी। ऐसे सरकारें चलेगी, थोड़ा बहुत लड्डू वड्डू मिल जाया करेगा, ठीक है, कुछ आपको प्रोग्राम मिल जाया करेंगे, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनका तो ये अभिष्ट नहीं है। उनका तो ये है कि भैया यही माने होते कि देश की, तो मान लिया था उन्होंने कांग्रेस का गठन करके क्यों के उसमें कि भैया चलो सुझाव दिया करेगा अंग्रेज सरकार, इसीलिए तो कांग्रेस बनी थी ना। किसके लिए बनी थी कांग्रेस? इसी के लिए बनी थी ना। नहीं, वो तो सुझाव देने के लिए थी, लेकिन वही कांग्रेस का जब लीडरशिप बदली तो जन जन के का आंदोलन बन गया, आजादी की लड़ाई उठी ना, पूर्ण स्वराज्य आ गया। तो ऐसे वो एक उदाहरण है, वही हिम्मत देता है ऐसे लोगों को कि देर सवेर तो जनता को जानना होगा। हमारे यहाँ का है उत्तराखंड जो गड़ी साइड होकर के जिस दिन खड़ा हो जाएगा, और देखिए अभी बताया तो कि कैसे एक लड़की ने पासा पड़ा, एक गांव की पलटी गई ना, तो पासे तो कहीं भी पलट सकते, कब पलटेगा शायद जमीन उतनी कब तैयार होगी, लेकिन कोशिश करने वालों को तो छोड़ नहीं देना चाहिए ना। सर, इसी में थोड़ा सा एक जो बड़ा चैलेंज दिखता है ग्राम पंचायत स्तर, जैसे विधानसभा लेवल पे होता है तो एमएलए का अपना एक तो उसको सैलरी भी मिल रही है कार्यक्रम की, वो आपके आने के पहले लंबी चर्चा है। हाँ, तो इसकी वजह से पूछना इसका मैं कह रहा हूँ आप दोबारा उस अध्याय को मत खोलिए, हो गया, बड़ी लंबी चर्चा हो। चलिए ठीक है, मैं ये एक लास्ट बस ये है कि अगर ये पंचायती राज को समझने के लिए आपने पहले बोला था कि पाठ्यक्रम आपने बनाया, और दूसरा जो सीखना चाहता है आप उसको ट्रेनिंग देंगे, हैंड होल्ड करेंगे, तो किस प्रकार से हो पाएगा, कैसे होगा? गाँव अगर जैसे मतलब आप हमारा कैसे आज की मीटिंग में नहीं होगा, इसके लिए पहले कुछ प्रतिबद्ध लोग, देखिए हम आकर नहीं करेंगे, बड़ा सीधा सा, हम वहाँ जाते हैं जहाँ लोग मुझे बुलाते हैं। मेरा अपना कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं, इन्होंने न बुलाया होता तो शायद मैं ना आता। मैं तो अब नहीं आया ना, 10-12 सालों में एक बार मैं देहरादून आया था जब वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया था, बाकी तो कभी किसी ने, बल्कि लोग इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है, इनको मैं अपने उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बुला के प्रशिक्षित कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 तरीके हैं कि हमारे तो इस तरह के ट्रेनिंग और ये चलती है। मैं आपको आमंत्रित करूँगा, उसमें मैं सिर्फ किसी को किराया नहीं देता था, हम लोग जन सहयोग से करते हैं, लेकिन जैसे ये कर रहे हैं रहने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं सर, और बाकी अपना पूरा समय आप देते हैं, ठीक है। पूरी टीम है, हमारा नहीं है, पूरी टीम है। मैंने बताया कि 10-15 हज़ार कार्यकर्ता पूरे देश में जुड़े हैं, तो ठीक है, हर जगह फिर जहाँ आवाज़ आती है वो चीज़, तो वो हो सकता है। दूसरा आप कहें कि हम 25 लोग तैयार हैं, क्योंकि सीधे नहीं, कुछ लोग चाहिए ना। आप तय करिए कि 10 गांव में हम इस काम को करेंगे, 10 गांव में हम करेंगे, 10 गांव, या हम एक ही गांव में करेंगे, ऐसे 10 लोग तैयार होते हैं। तो चलिए आप बताइए कि 10 लोग तैयार हैं सर, आप 2 दिन के लिए आ जाइए। कोई भीड़, जबरदस्ती की भीड़ इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। वो जो सच में संकल्प वहाँ हो, क्योंकि एक संकल्प हमारे मन में जगता है। देखिए एक चीज़ और, लीडरशिप के लिए विवेकानंद ने कहा था कि 100 लोगों को ले जाए तो हम बदल सकते हैं,
तो इतना कहेंगे नहीं छोड़ा था। 100 लोगों की क्वालिटी भी विवेकानंद तय की। पहली क्वालिटी क्या थी? पहला कहा था कि वो संवेदनशील, बहुत बड़ी बात है। संवेदनशीलता ये होती, आप देख लीजिए, चाहे कार्ल मार्क्स को ले लीजिए, लेनिन को ले लीजिए, या माओ त्से तुंग को ले लीजिए, या गांधी को ले लीजिए, इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया जब उनके अंदर की संवेदना जगी। जब संवेदना जगी अर्थात लोगों की पीड़ा को जब उन्होंने अपने अंदर महसूस किया। अगर आपको लगता है कि ये पंचायती राज गांव की आज़ादी का सपना है, ठीक है, गांव को शोषण से मुक्ति दिला सकता है, उजड़े गांव को फिर से बसा सकता है, ये और उसकी पीड़ा, गांव की जो पीड़ा है, जो हम कहते हैं कि हमारा उत्तराखंड उजड़ रहा है, उस पीड़ा को अगर हम आंदोलन कर सके, उन लोगों की कठिनाइयों का अनुभव कर सके, तो वो संवेदना। तो विवेकानंद ने कहा उसको संवेदनशील। संवेदना जब जगती है तो हमारे अंदर संकल्प जगता है ना। यहाँ जब संवेदना जग रही है तो दिमाग में एक संकल्प आ रहा, मैं भी ऐसा करूँगा या मुझे भी ऐसा करना चाहिए, इस संकल्प। तो संकल्प, तो विवेकानंद कहते हैं कि संकल्प तो जगेगा लेकिन वो दृढ़ संकल्प। ये नहीं कि यहाँ कमरे में जग गया, यहाँ से गए तो संकल्प गायब हो गया। तो कहते हैं संकल्प दृढ़, संवेदना के साथ संकल्प जगेगा तो उसमें दृढ़ता आएगी। वो कहते थे शक्ति है, लेकिन उससे भी काम नहीं चले जब तक कि आपके पास एक मीनिंगफुल एक्शन प्लान है। तो 3 चीज़ें, संवेदनशील होना, दृढ़ संकल्पी होना, और फिर आपके पास मीनिंगफुल है। तो आप संवेदनशील और दृढ़ संकल्पी हो जाइए। मीनिंगफुल एक्शन प्लान के लिए मैं आपके साथ बैठ जाऊँ। इसमें 2 पक्ष है, एक पक्ष और जब बुलाएंगे मैं आपके पास आ जाऊँ, ठीक है? क्लियर हुआ या नहीं? ओके, क्लियर हो गया सर। ठीक। हाँ। और लास्ट टाइम सर ने हमें बुलाया भी था प्रयागराज में, तो वो क्या देश के बीच में पड़ गया था जब मैं वहाँ पर आता। तो हमारी तरफ से 2 लोग गए थे, हिमेश भंडारी जी और राजू आर्य जी गए थे, 2 लोग गए थे वहाँ पे। तो वो पूरा 3 दिन रुके थे वहाँ पे। एक पूरा चार्ट बना हुआ था किस दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी, वो हर एक चीज़ सर ने करी थी। लेकिन वो लोग यहाँ नहीं उपस्थित था। हाँ, वो लोग दृढ़ संकल्प नहीं था उनका। इलाहाबाद जाने के बाद भी नहीं। बाकी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आने के लिए, और आपने इतनी नॉलेज दी। नहीं, आप लोगों के किसी के एक्सपीरियंस लीजिए ना, उससे एक्सपीरियंस लेकर तब तक आइए। आप आइए अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। एक्सपीरियंस मीन्स जो आपको, जब आप यहाँ आए तो क्या सोच के आए थे, अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, एक बार आप रखिए, आइए अपने, क्योंकि आपने पूरा सुना शुरू से लेकर एंड तक, आप कहीं गए ये आपने कुछ बोला भी नहीं। मतलब इतने लोगों के साथ जो आप बोलेंगे ये उसी से आपको बांधेंगे। आइए, बिल्कुल सर, आइए। इसी से अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे ये। आइए। लेकिन अगर ये कोई पॉलिटिकल प्रयास है तो समझ लीजिए ये बहुत गलत ट्रैक पे जा रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रयास नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति का अपना चरित्र एकदम अलग होता है। इसे सामाजिक आंदोलन के लोकतंत्र लोक नीति के आधार पर चलेगा, राजनीति के आधार पर नहीं। राजनीति कभी भी जो सच्चा लोकतंत्र है उसको खड़ा नहीं कर सकता। यहाँ भी तो पंचायती राज में तो हम नेतृत्व की ही बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात तो करें, लेकिन राजनीति को अगर आप सही मायनों में समझे तो लीडरशिप नहीं। आइए इस पर भी बातचीत हो जाए। बिल्कुल सर। आप तो पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप चुनाव के माध्यम से नेता चुनते हैं, क्या चुनते हैं? हाँ, नेता चुनते हैं। ये कहाँ लिखा है? भारत के संविधान में। भारत के संविधान में क्या लिखा है? भारत के संविधान में लिखा है कि भारत का संविधान पूरे देश को समान आबादी के आधार पर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बांटेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 543 सांसद होते हैं तो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। हर निर्वाचन क्षेत्र से वहां का मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनेगा, नेता नहीं चुनेगा। तो प्रतिनिधि और नेता सेम है क्या? ये तो नहीं, एक मिनट, आप पढ़े लिखे हो जाए,
नेता जो मेरा आदर्श होता है, लीडर हम उसको मानते हैं जिसको हम अपना मार्गदर्शक मानते हैं, जो हमसे ज्यादा ज्ञानी होता है। नेता जो हमें रास्ता दिखाता है, मेरा अगुआ होता है, ठीक है। जनप्रतिनिधि वो होता है जो मुझसे नीचे होता है, जिसको मैं कहता हूँ वहां मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे बिहाफ पर तुम जाओ और मेरा ये काम करना। जिस दिन ये इस देश के लोग समझेंगे, एक मिनट मैं फिर ध्यान से सुनिए। नेता वो होता है जो हमें एक सपना दिखाता है, ये झूठ मूठ का वादा नहीं, जो सही अर्थों में मेरे जीवन को उज्जवल करने का सपना दिखाता है, मेरी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाता है। नेता वो होता है जो मेरा मार्गदर्शन होता है, जो मैं नहीं देख पाता, जहां मैं निर्णय नहीं, नेता की जरूरत कब पड़ती है, जहां हम निर्णय नहीं ले पाते। हम सुभाष चंद्र बोस हमारे नेता थे, महात्मा गांधी हमारे नेता थे, ठीक है, पटेल हमारे नेता थे। ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, इनमें से ये चुनाव लड़ करके ये नेता बने थे क्या? हमने इन्हें अपनी जिंदगी में नेता के रूप में माना। नेता चुनाव लड़कर नेता कोई नहीं बनता। आप चुनाव के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि आपके निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए होता है। तभी हम कह रहे हैं कि उसे हमें वापस बुलाने का भी अधिकार दो, क्योंकि मैंने उसको जिस काम के लिए भेजा था वो काम नहीं कर रहा, नालायकी कर रहा, उसको वापस राइट टू रिकॉल मान रहे ना आज के और दुनिया के सभी देशों में राइट टू रिकॉल या इस तरह से है। आपका वो प्रधानमंत्री देखा आपने ब्रिटेन में अभी कि जो प्रधानमंत्री हटा और कैसे हटाया गया। तो ये जो राइट टू रिकॉल है, तो आप प्रतिनिधि दुर्भाग्य क्या हुआ, हम नेता कैसे मारे। गांधी ने यह कहा था कि जो पहली लाइन के कार्यकर्ता हैं, अर्थात जो नेता हैं, वो सत्ता की प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें जनता के बीच में रह करके नेतृत्व करना। ये गांधी का संदेश था। लेकिन सारे लोग चुनाव में कूद गए, गांधी की बात नहीं मानी। जब कूदे तो जनता क्या मानी, लोगों ने यह देखा है कौन चुनाव लड़ा, जवाहरलाल नेहरू चुनाव। जवाहरलाल नेहरू तो देश के नौजवानों के आइडियल थे अपने समय, ठीक है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था एक समय में कि पंडित नेहरू आज की तारीख में इस देश के नौजवानों के आदर्श हैं। ये नेहरू सुभाष जी का स्टेटमेंट किया है, कभी उन्होंने कहा था कहीं साल। तो नेहरू चुनाव लड़ रहे हैं, पता चल रहा है कि अम्बेडकर जी चुनाव लड़ रहे हैं, सारे लोग। तो लोगों ने क्या देखा कि जितने नेता थे वो चुनाव लड़ रहे हैं, अर्थात जो चुनाव लड़ता है वो नेता होता है, पहली चीज, ठीक है। नेताजी लड़े थे तो अपने को नेता तो मानते ही थे। तो पहली बार चुनाव हुआ तो सारे नेताओं ने चुनाव लड़ा, दूसरी बार भी चुनाव हुआ तो ज्यादातर नेताओं ने चुनाव लड़ा, उस समय सब जिंदा थे। जब 3-4 बार देश के नेता ही चुनाव लड़ रहे थे, तो ये एक समीकरण बन गया कि नेता वर्सेस जनप्रतिनिधि। तो जनता, तब तक उसने भारत का संविधान तो लोगों ने पढ़ा नहीं था कि हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, समझ भी नहीं बनी थी, नागरिकता की समझ नहीं थी। तो जो चुनाव लड़ता है वो भी अपने को नेता मान लेता है, और जो चुनाव जीत के जाता है उसको लोग नेता मान लेते हैं। वास्तव में वो नेता नहीं, नेता एक विशेषता है, नेता एक गुण है। अगर आपने उस गुणों को धारण नहीं किया है तो आपको नेता कहलाने का कोई हक नहीं। लेकिन हम मान रहे हैं, हमने यहाँ तक मान लिया कि जो राजनीति में चुनाव लड़ता है वही नेता है। अगर आप सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आप तो ऐसे इधर उधर के घसकलू बात नहीं, समझ रहे हैं, आप नेता नहीं। असली नेता तो वो है जो लोगों को रास्ता दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। इसलिए नौजवान पीढ़ी को ये समझाने की आवश्यकता है, जिसको चुनाव में जो जाता है वो आपका प्रतिनिधि होता है, तो उस पर नकेल कसने की जरूरत है, वो आपका आइडियल नहीं। और आप देख लीजिए जितने लोग चुनाव में गए हैं, किसको आप अपना आदर्श मान सकते हो? कुछ लोगों को छोड़कर इस समय मान सकते हो क्या? इसीलिए ये उल्टा है, नेताओं को देखने में बहुत गर्व है। इसीलिए आज राजनीति में जाना, लोगों ने जो अच्छे लोग हैं राजनीति में जाना छोड़ रहे हैं, लेकिन वो भी विकल्प नहीं है। मेरा कहना है कि हर चीजों को नए ढंग से परिभाषित करना, हर चीजों को नए अर्थ देने हो। देखिए, शब्द संकोच होता है और शब्द का भ्रमकरण होता है। जैसे तेल, आप तेल का क्या मतलब था? सिर्फ तिल के तेल को ही तेल कहा जाता था, शास्त्रों में पढ़ लीजिए।
हाँ, तो सरसों के तेल को भी तेल कहा जा रहा है, उसको भी तेल कहा जा रहा है। तो ये शब्द का अर्थ विस्तार है, समझ रहे हैं? ये लोक जीवन में होता रहता है। शब्द का अर्थ संकोच भी होता है। जैसे गो शब्द जो प्रयोग होता था पालतू जानवर के लिए होता था, कहते थे ना ये गो धूली है, अर्थात पालतू जानवर जो चरने गए हैं वो जब लौट रहे हैं तो जो धूल उड़ रही है वो बेला को गो धूली बेला कहा था। गोचर में थोड़ा सा गाय ही चरेगी, नहीं पालतू जानवर। तो गो शब्द पालतू जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है, आज गो शब्द सिर्फ गाय के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तेल शब्द सिर्फ तिल के तेल के लिए था, आज वो सारे तेल। इसलिए नेता जो शब्द जो था वो सही अर्थों में नेतृत्व के लिए था। दुर्भाग्य ये बन गया कि आज नेता शब्द का ऐसा वो हुआ कि सिर्फ राजनीति में चुनाव लड़ने वाला नेता होता रह गया, बाकी सब बेकार। यहाँ पे सर कई बार बात ये भी आती है ना, जो बात आप कह रहे हैं कि नेतृत्व और नेता आप डिफरेंसेस ही बता रहे थे, लेकिन अगर आप ये देखिए ग्राम पंचायत में भी जब हम बात कर रहे हैं कैबिनेट को अधिकार है, उस कैबिनेट में और लोग होने चाहिए। जनप्रतिनिधि, सारी सरकारें जनप्रतिनिधि से बनती है, नेताओं से नहीं। जनप्रतिनिधि वही तो जनप्रतिनिधि आपके बिहार पर गया है, आप इसीलिए प्रधान ठीक से काम नहीं कर रहा। आपको पावर है पंचायती राज एक्ट में कि आप उसको जब चाहो वापस बुला लो, अविश्वास प्रस्ताव पास करो। और विधानसभा में नहीं दिया है, इसलिए तो लड़ाई चल रही है। भाई अमना का आंदोलन राइट टू रिकॉल का ही तो था। अब परिवर्तन कौन ले जाएगा? कौन? जिस दिन कौन करेगा? वही लोग आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं जिनका नुकसान होना है, तो वो कभी करेंगे। करेगा कौन? भाई तो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनसे उम्मीद कर रहे हो। सर संवैधानिक चेंज बदलाव करेगा कौन? नहीं कह, लोग करेंगे। जब भी क्रांतियां हुई है लोगों से हुई है। संवैधानिक आज की परिस्थितियों को देखिए तो संविधान क्या कहता है कि ये बदलाव कौन करेगा? बदलाव संविधान में वही बदलाव होता है दो तरह से। एक तो ये होता है अपने स्वार्थों में कुछ बदलाव कर दिया जाता है, एक होता है, पहले सुन लीजिए, पहले ध्यान से सुन लीजिए, संविधान का ही बदलाव मैं कह रहा हूँ। कहा नहीं जाता है कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी में तमाम बदलाव किए वो सब अपनी सत्ता को और मजबूत बनाने के लिए किया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी अपने पार्टी के हितों में, अपनी सत्ता के हितों में संविधान में संशोधन किया जाता है। कभी कभी संशोधन कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो बहुत सदिच्छाओं के साथ सोचने लगता है, जैसे 73वां संविधान और 74वां, तो उसने जनता को सत्ता देने के लिए किया, सदिच्छाओं ने किया, ठीक है। और तीसरा, बड़े से बड़े बदलाव तब हुए हैं जब लोगों की आवाज बढ़ गई है। दूसरे देशों में जहाँ लोकतांत्रिक चेतना ज्यादा है वहां पर बदलाव लोगों की डिमांड पर। क्या हिंदुस्तान में भी लोग इस राज्य नागरिकों के लोगों के तो नहीं होता, लोगों की से नागरिकों, लोग आज सारे लोग नागरिक हो गए हैं ना। आप लोग कह लीजिए, नागरिक कह लीजिए, एक शब्द आपने शब्द डाला तो हाँ नागरिकों, वही मैं कह रहा हूँ। मतदाता जो नागरिक मतदाता के उस दिन जिस दिन वो खड़ा हो जाएगा, देखिए राजनीतिक पार्टियां तो यही देखती हैं कि जिस दिन वो कहने लग जाए उन्हें को सत्ता चाहिए। आपको सत्ता अगर 10 किलो आटा देने से, 10 किलो आटा देने से मिल सकता है तो 10 किलो आटा दे देंगे, समझ गए हैं। और उनको लगेगा कि आपको रोजगार देने से सत्ता मिलेगी तो उस दिन रोजगार की गारंटी देंगे। तय करिए कि आप क्या मांग रहे हैं। सर अगर इसी मॉडल को आपने देखिए कि शिक्षा भी अगर आज की डेट में हम देखें, जैसे अभी आपने कहा कि व्यवसाय है ना, व्यवसाय के आधार पर शिक्षा दी जा रही है या शिक्षा हम उसको मान के चल रहे हैं। आपने इसको तोड़ के आपने कहा कि हम इस प्रकार से कार्य, बात तो शिक्षा की हो रही है सर। हाँ, तो यही अगर हम कह रहे हैं कि हम परिवर्तन तो लेके आएंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने कुछ गांव ले लो जहाँ जाकर इस बदलाव की शुरुआत करो। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, तो राजनीतिक जो आपने बात करी तो उसके आधार पर बात, राजनीति से पहले सुन लीजिए। देखिए 3 चीजें हैं, समाज, राज्य और बाजार, ठीक है। यही 3 है ना जो पूरे जीवन को संचालित कर रही है। आइए जरा तीनों को समझे। समाज का बेस क्या है? संबंध, सहमत है ना, रिलेशनशिप। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। परिवार क्या लोगों से बनता है या रिश्तों से बनता है? रिश्तों से बनता है ना। तो समाज का बेस क्या हुआ? संबंध।
समाज का व्यवहार क्या है? समाज का व्यवहार क्या है? प्रेम और सहयोग, उसी पर परिवार चलेगा ना। व्यवहार मतलब डे टू डे का उनका, अगर प्रेम व्यवहार नहीं रहेगा परिवार में तो परिवार का संबंध कमजोर हो जाएगा। तो प्रेम और सहयोग। और अभीष्ट क्या है? भाईचारा। ठीक है, अभीष्ट क्या है? बराबर है, मतलब भाईचारा। भाई भाई जुड़ेंगे तभी परिवार, भाईचारा चलेगा तभी परिवार चलेगा। क्लियर है ना ये? इस पर तो कोई वो नहीं है शक शुबा। तार्किक आधार पर सोच लीजिए। आइए राज्य को लीजिए। राज्य का बेस क्या है? कानून। कानून पर चलता है राज्य में, कानून के बिना तो नहीं चलेगा। कानून, राज्य का बेस क्या है? कानून। कानून का व्यवहार क्या है? दंड और भय। कानून तो दंड और भय का है ना, सजा देना या भय दिखाना। पुलिस का एक डंडा खटखटा जाता है तो शांति हो जाती है, भय ना। दंड और भय व्यवहार है उसका, कारण मतलब जो एक्शन है। अभीष्ट क्या है? सत्ता। बिना सत्ता के कोई राजनीति नहीं करता। राजनीति का अभीष्ट सत्ता है। जैसे वहां का अभीष्ट समाज का भाईचारा है, राजनीति का सत्ता है। ठीक है। दूसरा क्या है? बाजार। बाजार का बेस क्या है? पूंजी। पूंजी 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 पर आप व्यापार करने जाओगे, बिना पूंजी के करोगे क्या? बेस क्या है? पूंजी। उनका व्यवहार क्या है? क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त, इसी से बाजार चलता है। अभीष्ट क्या है? मुनाफा। बड़ा सरल है। तीनों के चरित्र, तीनों के बेस, तीनों के आधार, तीनों के व्यवहार, तीनों के आधार बहुत क्लियर है। तीनों के अभीष्ट में एक दूसरे के विरोधी है। विरोधी है या नहीं? बाजार वाला पीछे लिख देता है यहाँ कोई भाईचारा नहीं चलेगा, लिखा होता है या नहीं लिखा होता है? यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगी। तमाम दुकानदार लिखते हैं अपने पीछे भाई। लेकिन सर तो आप राज्य या कानून की बात कर रहे हैं। कानून जो बना हुआ है किसके लिए बना हुआ है? कानून में व्यवस्था है ना, समाज जो आपने लगाया समाज। अरे भैया तो किसके लिए बना है? बनाया तो हमने ही था। ठीक है, राज्य को हमने कब बनाया? समाज ने बनाया ना। आपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत पढ़ा है, धापसला पुरुषों का। पहले ये समझ कर पूरा इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास से हम सीखे। इतिहास में ये नहीं देखा कि कौन राजा था, कौन रानी था, कौन जिया, कौन मरा। इतिहास हमको अपने अतीत को सिखाने का काम करता है। ठीक है। राजा ये कहता था, पहले ये कहा जाता था राज्य चलाने वाला कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। ठीक है। किसी ने, ईश्वर ने मुझे राज्य करने के लिए भेजा है। मध्यकाल में राजा ये राज्य ये कहना। किसी ने कहा कि राज्य जो है वो शक्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का। एक था दैवी सिद्धांत जिसमें कहते थे ईश्वर ने मुझे खुद भेजा है। दूसरा था शक्ति का सिद्धांत, अर्थात मैं सबसे शक्तिशाली था इसलिए मैं राजा हूँ, आपसे शक्तिशाली हूँ और आपका दमन करके मैं राजा बना। लेकिन इन राजाओं के विरुद्ध जब एक क्रांति हुई जिसको फ्रांस की राजक्रांति कहते हैं, सुना होगा फ्रांस की राजक्रांति। तो फ्रांस की राजक्रांति का जो बेस था वो हाब्सबर्ग वंशों का सिद्धांत था, जिसने कहा था राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के अनुसार हुई है। अर्थात जब लोगों में आप पहले समाज अच्छे ढंग से चला करता था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होने लगी और बढ़ गया, तब लोग एक जगह बैठे और बैठ करके उन्होंने एक समझौता किया कि इस लड़ाई झगड़े के लिए हमें एक लाइन आर्डर के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, न्याय के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। तब उन्होंने राज्य की स्थापना की। ठीक है। ये जब सिद्धांत आया तब राजाओं ने, जो राजा था, जार या ये सारे लोग, इन लोग जो कहते थे हम ईश्वर के अवतार हैं, हम शक्ति के बल पर हैं, वहाँ जनता जागृत हुई। उसने कहा नहीं, तुम राजा तब बने हो जब मैंने तुमसे समझौता, मैंने मेरे आधार पर मेरे प्रतिनिधि के रूप में तुमको राजा बनाया गया है। दुनिया का आधुनिक लोकतंत्र इससे कर। और तब लुई को चौराहे पर फांसी दी और वहाँ गणतंत्र की स्थापना। यहाँ से आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत। ठीक है। और यही हिंदुस्तान की कहानी भी कहती है, जब बहुत सारे झगड़े होने लगे, हमारे शास्त्रों में है ना, तो सब लोग ब्रह्मा के पास गए। पढ़ा है कि नहीं इसमें? हमारे शास्त्रों में है
कि जब खूब झगड़ा होने लगा तो ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने मनु को बुलाया और कहा मनु आप मनु संहिता बनाओ जिससे राजपाट चलेगा। यही है ना मनु संहिता के पीछे की कहानी। तो एक कहता है कि ब्रह्मा के पास गए, एक कहता नहीं हम समझौता करके हमने राज्य की स्थापना की। तो वहीं से लोकतंत्र पैदा होता है। ठीक है, तो जिस दिन ये जागृति, मेरा ये कहना है कि लोगों को अपनी नागरिकता इसीलिए मिली है कि हमें लोगों को अपनी ताकत का नागरिक, देश का मालिक, बहुत सारा बड़ा है। मैं कह रहा हूँ एक टुकड़ों में जब हम चीज़ों को सोचते हैं और जब हम उसको एक समग्रता में देखने की कोशिश करते हैं पूरे इतिहास के क्रम में, तो बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। और ये सब एक दिन का विषय नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ लीडरशिप का कोर्स, गवर्नेंस का कोर्स, लोकल गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट में हम ये नहीं कह रहे कि अगर नगर गांव जड़ रहा है कि नगर तो बस रहेंगे, तो क्या नगरों में चले जाने के बाद हमारा नागरिक का अधिकार खत्म हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। वहाँ भी तो हमें स्वराज्य मिलना चाहिए। वहाँ भी नगर पालिकाएं हमारी भागीदारी का हिस्सा कहाँ बनेगा? बना तो दिया 74वें संविधान संशोधन ने, कहा कि एक नगर पंचायत होगी, एक नगर पालिका परिषद होगी और एक नगर निगम होगा। नगर पंचायत वो होगी जो गांव से शहर की ओर संक्रमित हो रहे हैं। ठीक है, वो नगर पंचायत होगी जो 40,000 की आबादी पर होगी। 1 लाख की आबादी से जब ऊपर जाएगा, 40,000 से 1 लाख पर नगर पंचायत होगी। 1 लाख से ऊपर जाने पर 10 लाख 5 लाख के बीच में नगर पालिका परिषद होगी। और फिर जब उससे ऊपर जाएंगे तो नगर निगम होगी। तो 3 सिस्टम वहाँ भी बना दिए गए। वहाँ भी ये कहा गया है, उसको भी सेल्फ गवर्नमेंट का दर्जा दिया गया है। वहाँ भी 18 विषय उनको सौंप दिए गए। ठीक है, सारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहाँ भी किया गया है। वहाँ भी वार्ड कमेटियाँ बनाने का प्रावधान किया गया है, क्षेत्र सभा बनाने का प्रावधान किया है ग्राम, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। कोई भी उत्तर प्रदेश या कहीं भी वार्ड कमेटियाँ फार्म ही नहीं की जा रही हैं। ठीक है, लेकिन वो शहर वालों को कुछ पता नहीं है, कहीं से कोई आवाज़ ही नहीं उठ रही है। तो कौन करेगा भाई? वो थोड़ो करेंगे जो उनको पावर बांटना है। उत्तर प्रदेश में 4 शासनादेश है कि वार्ड कमेटियां गठित की जाएं चीफ सेक्रेटरी के कागज पर। व्यवहार में एक भी वार्ड कमेटी नहीं गठित है और चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर पूछ नहीं रहा है कि क्यों नहीं गठित है। वो नहीं चाहेंगे, सत्ता बांटना कोई नहीं चाहे। ये स्टेटमेंट गलत है, वो आप कह रहे हैं कोई नहीं चाहता है। मैं आपको ही एक सत्ता मिल जाए, समझ रहे हैं? अगर यही होता तो प्रधान तो अपनी सत्ता बांट देता। जो गांव में ही बैठा हुआ है बांट रहा है, अपनी सत्ता है, उसके पास तो सत्ता है भी नहीं, फिर भी नहीं बांट रहा, सब अपना कब्जा करके बैठा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग बांट रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि एक है नहीं तो क्या किसी नहीं, एक मिनट, क्या हम किसी की कृपा पर अपना अधिकार प्राप्त करेंगे? स्वराज्य हमारा मौलिक अधिकार है, हर व्यक्ति का है। हर व्यक्ति अपने बारे में सोच सके, अपने बारे में निर्णय ले सके स्वयं, और अपने बारे में जो चाहे वो कर सके। ये तो सबका अधिकार है ना। स्वतंत्रता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। तो क्या हम सारे लोग अलग अलग सोचेंगे तो हम कभी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। हम बगल पड़ोसी के साथ ही संघर्ष शुरू हो जाएगा। इसीलिए समाज में एक समझ बनने की, जो हमारा समुदाय है उसमें समझ बनने की जरूरत है। तब आपस के कंसर्न से, आपस की समझ से उस स्वतंत्रता को साकार किया जा सकता है। ये समझ जब तक नहीं होगी तब तक किसी कृपा पर हमें कुछ अधिकार मिल जाएंगे, कोई अच्छा आदमी आ जाएगा तो कानून बना देगा। लेकिन 37 साल तो बीत गए, 73वें संविधान संशोधन को आए, आज तक हम पंचायत का अर्थ ही नहीं समझ पाए। अच्छा सर, इसमें तो इसलिए जरा अपना वो कहीं हम राहत न ढूंढे, सीधे एक बार अपनी भूमिका को सही रख कर देखें। सबसे पहले अपने स्तर पर होने वाली कमजोरियों का एक बार आकलन करने की जरूरत है। सर, इसमें ना 3 लोग अभी शासन और नागरिक, ये हमारी बहस चल रही है, जो हमारा विचार चल रहा है, इसमें नागरिक, शासन और प्रशासन एक दूसरे के एंटी और पावर का या कुछ प्रॉफिट का खेल दिख रहा है इसमें सारा। कि भाई एक शासन है, शासन के साथ प्रशासन है, प्रशासन के साथ आम नागरिक है।
तो नागरिक शिफ्ट जब यहाँ प्रशासन में अब आएगा, शासन में इन आता है, तीनों की असलियत समझ लो। नागरिक मालिक है, लोकतंत्र में नागरिक मालिक है, शासन उसका प्रतिनिधि है जो मंत्रिमंडल और ये है, और प्रशासन उसका नौकर है। तो अब आप देख लो, एक सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ इसमें, और ये तीनों एक दूसरे की इंटरस्टेज अलग अलग बदल सकते हैं। आज मेरा बच्चा सरकारी नौकरी में सेक्रेटरी बन आज के उलट के इस मालिक अपने को मालिक समझ ही नहीं रहा है, वो तो हाथ फैला करके खड़ा हो गया है। आज मेरा बच्चा सरकारी नौकरी में सेक्रेटरी बन जाता है तो मेरी पोजीशन उस कंडीशन में नागरिक से शिफ्ट होकर दूसरे स्टेज में चली गई, वो चली गई प्रशासन के अंदर। शासन नेता बेटा नेता बन गया तो वो पोजीशन चेंज होगी। तो इस केस में आज मैं जिस आपके सामने इन सारे टॉपिक्स को समझ रहा हूँ या सेंसिटिव हूँ बहुत ज़्यादा, तो कल एक कंडीशन बदलते ही मेरी स्थिति दूसरी जगह चली जा रही है। कहीं ना कहीं ये सारी बातें मिलके कहीं हमारे विवेक और एजुकेशन सिस्टम और यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा कि अगर हम एज अ समाज के अंदर तो शासन करने वाला भी है, प्रशासन करने वाला भी है और नागरिक भी है। तो जब उसके अंदर विवेक जागृत होता है, संवेदनशीलता की आप बात कर रहे थे, तो ये चीजें आती हैं। तो फिर चाहे वो नेता हो या वो जैसे आपके टर्म में हम कह रहे थे कि प्रशासक हो, सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। अगर वो उसके अंदर ये चीजें होंगी तो वो कहीं पे भी जहाँ पर रोल उसका बनता है तो वो वहाँ पर सही तरीके से निभाएगा। तो ये सारी चीजें फिर थोड़ा सा सॉल्व होती हुई नहीं दिखाई देती। और अगर वास्तव में अगर इसको अच्छा नागरिक मैं समस्या तो अपनी व्यक्त कर रहा हूँ, कल को मैं ग्राम प्रधान बन जाता हूँ या कोई पावर बन जाता हूँ तो मैं शिफ्ट हो जा रहा हूँ, मैं फिर दूसरे लेवल पर बैठता हुआ दिखाई दे। आइए इस पर भी बात करें। कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छी व्याख्या की, वर्गीय चरित्र। एक शब्द उसने प्रयोग किया है, वर्गीय चरित्र। जैसे आपका वर्ग बदलता है आपका चरित्र बदल जाता है, समझ रहे हैं? आज आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट का चरित्र है आपके अंदर, और स्टूडेंट के हित भी आपको समझ में आ रहे हैं। आप जैसे टीचर बनते हो आप में टीचर वाला वर्गीय हित समाज बन रहा है, ठीक है? आप टीचर हो तो टीचरों के सारे हित आपको समझ में, लेकिन जैसे प्रिंसिपल बनते हो, ठीक है, आपने ही जो कल तक टीचर थे तो टीचर के ही लड़ रहे थे, जैसे प्रिंसिपल बनते हो आपका वर्गीय चरित्र बिल्कुल टीचर के अगेंस्ट होया। लेकिन साहब कांस्टेंट अपना मूल स्वभाव कांस्टेंट रहेगा, वहाँ पे भी काम सुन ले, जी जी पूरा समझ ले, क्योंकि अगर उसको समझ रहे समझ, इसीलिए कार्ल मार्क्स कहता था वर्ग विहीन समाज चाहिए, वर्ग विहीन समाज। पढ़ा है ना कार्ल मार्क्स को? वो कहता है कि जगह अलग अलग वर्ग होंगे तो वर्गीय चरित्र बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये तो साहब वर्ग नहीं है, ये तो सिस्टम है, ये तो हमें चलाना ही पड़ेगा। ये वर्ग तो अलग चीज होगी मेरे ख्याल से। वर्ग हो गया ग्रुप, ये तो फंक्शंस के लिए हमने एक मिनट सुन जी जी पहले इसको, ये एक स्वाभाविक है। जी ये आप खुद ही बता रहे थे कि अभी हम नागरिक हैं, कल हम ग्राम प्रधान बन जाएंगे। ग्राम प्रधान बन ही नहीं जाओगे, आप पंचायत का चुनाव लड़ने का दिमाग मन में ला लो कि आप प्रधानी का चुनाव लड़ोगे। आप बड़े ईमानदार हो, बड़ी खुल करके सारी बातें कहते हो, जिसके मुंह पर जो आता है कह देते हो, लेकिन आपके दिमाग में आ जाए कि हम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, सत्य बोलना बंद कर दोगे। एक्चुअली ये हमारे समाज में आंदोलन में केजरीवाल या बहुत सारे हम ले रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब इस साइकोलॉजी को हम समझते हैं ना, देखिए जो विचारक होता है इसलिए कभी वो निराश नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये वर्गीय चरित्र है, ये एक स्वाभाविक और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें वो बदलेगा। ठीक है, एक चीज जरा बड़े गंभीर विषय उठा दिया है मैं शायद इतने गंभीर विषय के लिए आया नहीं था। मैं सोच रहा था कि चलो भाई उस विषय, लेकिन ये विषय है उठाया है तो जिस लेवल के लोग हैं उस चर्चा करनी चाहिए। तो ये होता है वर्गीय चरित्र, और ये वर्गीय चरित्र आपके अंदर समाहित है, समझ रहे हैं? आपके अंदर ये पूरा चरित्र समाहित है। आप किसी एक तरह के चरित्र के व्यक्ति हो क्या? आदमी चेंज होता है, मेरा कहने का नहीं, आप उसको अपने पर मत लो। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप और हम जो है सभी तरह, इसलिए कि हमने सुना है, हमने पढ़ा है और सुना है, हमने आपने सबने, हम जब कहते हैं तो सारे लोग समझ में आ जाते हैं। हमने ये सुना है कि एक जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, वो प्रकृति के गुण हैं,
इसलिए मनुष्य में आता है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से बना है। ईश्वर तत्व और प्रकृति तत्व के संयोग से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, जीव की उत्पत्ति हुई है, और जीव में मनुष्य का स्वरूप सबसे बेहतर है। ठीक है, ये हमारे शास्त्र में। तो 3 तत्व होते हैं, सत रज तम, सुना है ना तीनों चीजों के, ये प्रकृति के तत्व है जी। सत रज और तम, ये तीनों हम सब में है। सत क्या है? समाज तत्व, वही जो मैंने बताया था, प्रेम, भाईचारा, रिलेशन, पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ करुणा, प्रेम, यही तो सत तत्व है ना। रज तत्व क्या है? हमारा अहंकार, हमें अलग से लोग जाने, हमारी अलग से पहचान हो, अहम तत्व। रज तत्व अहम तत्व है। ठीक है, हमारी सत्ता हो, हमारी बात मानी जाए, हमारी सुनी क्यों नहीं गई, हमारी इज्जत क्यों नहीं की गई, ये तत्व भी है रज तत्व। ठीक है, तम तत्व क्या है? तम तत्व वो है जो बुराइयों का तत्व जान सकता है, और दूसरे अर्थों में उसको कहना नहीं चाहता। तम जो होता है वो माया, माया जो है वो संपत्ति, साधन, अधिक से अधिक आ जाए उसके लिए हम कुछ भी करने को कभी कभी तैयार हो जाते हैं, वो तम तत्व है। ठीक है, तो ये जो 3 तत्व जो अभी मैं समाज में कह रहा था, वो तीनों तत्व हमारे शरीर के अंदर भी है। और ये भी है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें से ये कहा गया है कि अगर इन 3 प्रकृति तत्वों में कोई तत्व आपसे अलग हो जाएगा, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप इन तीनों तत्वों के सम्मिश्रण से बने हो। ठीक इसी तरह ये जो सृष्टि बनी हुई है, ये जो समाज, ये जो पूरी व्यवस्था है, वो राज, समाज, बाजार तीनों के सम्मिलन से बनी है। इसमें से आप किसी को खत्म नहीं कर सकते। खत्म करोगे तो सृष्टि का चक्र ये रहेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? ये मैं सब तार्किक आधार पर कह रहा हूँ, तर्क के आधार पर इसको, जब आपका माइंड इसको स्वीकार कर ले तभी कहिए। ठीक है, आपका विवेक जब स्वीकार कर ले। ठीक है, ये 3 तत्व है। लेकिन एक मिनट, आप अपने जीवन में देखो, और क्या है, पूरा इसको समझ लीजिए तो बहुत सारे सवालों के उत्तर मिल जाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति में कोई न कोई एक तत्व प्रधान होता है। किसी में सत तत्व प्रधान है, किसी में रज तत्व प्रधान है। इसीलिए जब विवेकानंद कहते हैं कि वो लीडर बने, तो उसमें वो दोनों तत्व देख रहे हैं कि उसमें सत तत्व तो प्रधान होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि उसमें रज तत्व होगा, वो द्वितीय स्तर पर प्रधान है। और साधन भी उसको चाहिए ना, उसके पास प्लान ऑफ एक्शन भी चाहिए। वहाँ व्यापारी का प्लान ऑफ एक्शन बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, दृढ़ संकल्प जो है वो है। संवेदनशीलता सत तत्व है, दृढ़ संकल्प जो होता है वो रज तत्व है, जो दृढ़ता लाता है। और जो कार्य योजना है, सोच के प्लानिंग, वो बिजनेस की प्लानिंग सबसे बेहतर होती है, बाजार। तो वो आपकी, तो विवेकानंद कहते हैं उसके जीवन में तीनों तत्व, वो भी कहते हैं तभी लीडर बना। अर्थात जिसको आप अपने लीडर तब सही बनोगे जब तीनों तत्वों के बीच, देखिए 3 चीजें होती हैं। एक होता है समन्वय, एक होता है संतुलन, और एक होता है सामंजस्य। 3 शब्द सुनते हैं ना, संतुलन, समन्वय, संतुलन, समन्वय और सामंजस्य। ये 3 चीजें आप सुनते हैं। संतुलन क्या है? चीजें यथास्थित हैं, यही है, यहीं पर 2 चीजें ऊपर नीचे खड़ी हैं, इनको ऐसे, यही है ना। जमीन नहीं बदल रही है, परिस्थितियां वही सेम है। ठीक है, काल सेम है, उस काल को ऐसे, मतलब उसका ऐसे उसको बना देगा, इस संतुलन। समन्वय क्या है? समन्वय ये है कि 2 लोग एक ही दिशा में, दिशा एक है, लक्ष्य एक है, साथ चले जा रहे हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग हैं। यही है ना, थोड़ा सा ये झुक जाए, थोड़ा सा ये झुक जाए, कुछ दूर जा करके ऐसे मिल जाए। ये भी एक आसान प्रक्रिया है, समन्वय। क्लियर हो रहे हैं ना? कहीं कोई सामंजस्य क्या है? एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, इनके बीच में अगर आपने कुछ बना लिया तो उसको सामंजस्य कहते हैं। विरुद्धों के बीच सामंजस्य। भारतीय संस्कृति इसीलिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है कि वो विरुद्धों के बीच सामंजस्य है। हमारे यहाँ का एक बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा
करता है, लेकिन वही वैज्ञानिक अपने सामंजस्य को, वही वैज्ञानिक गंगा में जाता है तो नहाता भी है और सूर्य को आचमन नहीं करता। अभी गए बड़े से बड़े वैज्ञानिक गए ना गंगा नदी में। ये सामंजस्य जो विज्ञान और अध्यात्म एक दिशा में रहा है, जो तर्क के आधार पर, अध्यात्म जो आस्था और विश्वास पर चलता है, इन दोनों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है, जो एकता बनाता है, वो सामंजस्य है। सामंजस्य की ही विशेषता है कि हमारे यहाँ कितने धर्म हैं और हर धर्म एक दूसरे के विरुद्ध है। ठीक है, हम हाथ धोते हैं तो ऐसे धोते हैं, ऐसे धोते हैं ना, पानी जब डालते हैं ऐसे, वो हाथ धोता है तो ऐसे धोता है, विरुद्ध है पूरा। ठीक है, वो पश्चिम की तरफ मुंह करेगा, हम पूरब की तरफ मुंह करके वो करेंगे। लेकिन शताब्दियों से हमने उस सामंजस्य को बनाए रखा ना, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर इतनी जो विविधताएं हैं इस देश में, उन विविधताओं जो एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी है। आप अपने बारे में सोचे, फिर ध्यान से सुनिएगा, फिर बीच में बात होने लगी। आप अपने बारे में एक बार सोचे, हमारे अंदर क्या है? सत्तत्व भी है ना, सत्तत्व, करुणा भी जागती है, दूसरे की पीड़ा भी समझ में आती है। हमारे अंदर अहंकार भी है ना, अहंकार तीनों तरफ तो है। हमारे अंदर साधनों की लालसा भी है, तीनों है ना। हो सकता है हमारे अंदर सत तत्व प्रधान हो, लेकिन क्या सत तत्व अकेले के बल पर हम अपना जीवन चला लेंगे क्या? अगर हम अपने अस्तित्व को खत्म करेंगे तो हमारी पहचान क्या रह जाएगी? तो इसलिए कितना भी सब तत्व हो, लेकिन अपने जिसको स्वाभिमान कहते हैं, अभिमान की बजाय आप स्वाभिमान का शब्द कहते हैं, उतना तो सुरक्षित करना पड़ेगा ना, उतने का तो अपने साथ बैलेंस करना पड़ेगा ना। दूसरा ये है कि अगर हमें साधन नहीं मिलेंगे तो जिंदगी चलेगी क्या? उतने की उसकी भी जरूरत है। ये जो सामंजस्य है, जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में इस सामंजस्य को बना लेता है, वही अपना नेता हो जाता है, वही अपने बारे में नेता होना, सही निर्णय लेना, वो अपने बारे में सही निर्णय ले पाता है। परिवार के में सामंजस्य बना लेता है तो परिवार में भी तो विविध होता है ना, 4 लोग हैं, 4 दिशाओं में जा रहे हैं। अगर आपने उसमें सामंजस्य बनाया, आप परिवार के नेतृत्व हैं, तभी परिवार को आगे ले जा पाएंगे, वह तो बिखर जाएगा परिवार। मैं कहता हूँ यही विवेक है, विरुद्धों के बीच सामंजस्य बनाना ही विवेक है। और आज इस देश को व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, गांव के स्तर पर, देश के स्तर पर ऐसे ही विवेकवान नेतृत्व की जरूरत है, जो विरुद्धों के बीच भी सामंजस्य स्थापित कर सके। और जितना विराट उनका व्यक्तित्व होना चाहिए, अगर वो राज तत्व है तो, लेकिन अगर उस सब तत्व को नकार देगा तो उस राज तत्व को कोई स्वीकार करेगा, मजबूरी में स्वीकार करेगा। और अगर वो बात एकदम से साधनों को कर देगा तो राज्य चला पाएगा क्या? लेकिन सिर्फ राज पर बैठ जाए और अपना अहंकार तुष्ट करे और ऊट पटांग के पैसे कमाता रहे, तो वो कई दिन वो राजा सही राजा होगा क्या, या सही नेता होगा क्या? तो इसलिए ये जो विरुद्धों के आप अपने, मैं यही समझाने के उद्देश्य में मैं जो मेरा नया पाठ्यक्रम बना रहा हूँ, ये पाठ्यक्रम इससे पहले कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा। जो मुझे जिंदगी में, समाज में, राज्य में, बाजार के साथ भी थोड़ा बहुत काम करके जो समझ बनी, उस समझ के आधार पर मैं जिस निष्कर्षों पर पहुंच पाया हूँ, वो मैं आपके बीच हर जगह सुबह से आखिर बात। अगर लगता है कि ये सही है तो स्वीकार करें, नहीं लगता तो चिंतन करें, बढ़ते आगे बढ़ें। ठीक है सर, आपने काफ़ी समय दिया है और काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है सर, आप भी काफ़ी थक गए और काफ़ी टाइम ले लिया हम लोगों ने आपका। तो यहाँ पर होता ही है सर। मैं कल नहीं हुआ तो